अर्थ के बारे में शुरू कर चुके हैं, लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन करना, स्टडी करना शुरू कर दिया था। तो हमने एक टॉपिक पृथ्वी में अभी तक अर्थ में हमने क्या किया, उसका बेसिक फैक्ट समझा। हाँ, बेसिक फैक्ट के बाद उसका रोटेशन, रेवोल्यूशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये टॉपिक कवर किया था। फिर उसके बाद हमने अर्थ का एवोल्यूशन प्रोसेस देखा था कि कैसे पृथ्वी का पूरा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल डेवलप हुआ। हाँ, डेवलप हुआ ना। उसके साथ साथ लाइफ कब ओरिजिनेट होता है, कैसे कैसे वो इवॉल्व होता है, आगे बढ़ता है, अलग अलग हमने वो लास्ट लेक्चर में देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। क्या है टॉपिक? हाँ, इंटीरियर ऑफ अर्थ है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी धरती माता के नीचे क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वो दिखता है, वगैरह वगैरह। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। उसमें उल्टी इमेज आएगी ना, ठीक है, रिवर्स बनेगा, चलिए कोई बात नहीं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें देखना है, इंटीरियर ऑफ अर्थ देखना है, ठीक। जैसा कि हम लोग अर्थ पे देखते हैं तो जो ऊपर सरफेस है हमारा, उसमें ही अलग अलग डाइवर्स तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कहीं पर्वत होता है, माउंटेन्स, कहीं प्लेचू होते हैं यानी पठार, कहीं प्लेन होता है, प्लेन सरफेस यानी कि मैदान, फ्लैट सरफेस जो होता है, कहीं घाटियां होती हैं, वैलीज होती हैं, हाँ, कहीं ओशन है, कहीं ओशन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो आखिर ये नीचे कैसा है? मन के अंदर एक कुतूहल होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर अंदर क्या है, समझने के लिए, ठीक है। अलग अलग जो हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग अलग बात कही। भारतीय फिलॉसफी में भी बात की गई है कि नीचे ढेर 7 तल हैं, ठीक है, पुराणों में जिसका जिक्र होता है, अतल, वितल, सुतल, पाताल करके ऐसे 7 तल बताए गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन जो फिलोसफर होते हैं वो कोई प्रूफ नहीं देते हैं। फिलॉसफी समझते हो? फिलॉसफी मतलब बाल की खाल निकालना, जो फैक्ट दिख रहा है उसके पीछे के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना, वही है फिलॉसफी। क्या हो सकता है और क्या रास्ता है, क्या जो मैं देख रहा हूं वही दुनिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो दुनिया कुछ और दिख मुझे कुछ और। ये हर तरह की पॉसिबिलिटीज पे जो विचार करते हैं वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी आपको कभी प्रूफ नहीं देगा, लेकिन जब किसी फिलोसफिकल बात को प्रूव कर दिया जाता है फिर वो विषय किसका हो जाता है? साइंस का। हाँ, साइंस का विषय हो जाता है। अब कहोगे सर हम लोग तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट साइंस। ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल साइंस। इसे सभी विज्ञान की जननी कहा गया है कि यहीं से निकलता है। खैर, तो हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, हमारे पास क्या है? कुछ एविडेंसेस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ये बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ऐसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये चारों तरफ अर्थ है। इसका मैंने देखा तो इसका जो केंद्र बनेगा जिसे हम कोर कह सकते हैं एकदम, और ये सरफेस, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये 6370 किलोमीटर है। कितना है? जिसे हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? बोलो। 6380 किलोमीटर, इतना होना चाहिए। अब इतने अंदर जो है हमें, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज फिलहाल जानते हैं ना कि 3 लेयर हैं। एक है हमारा क्रस्ट, दूसरा है हमारा मेंटल, और नीचे है कोर, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक पता किया होगा, आप लोगों ने इतना जाना होगा, लेकिन वो कैसे पता चला उसको भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्रस्ट से लेकर हमारे टॉप सरफेस से लेकर एकदम सेंटर तक जो है 6370 किलोमीटर है। दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइंटिफिक स्टडी इसका हम कहाँ करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं? क्या ज्योग्राफी में ही करते हैं? नहीं, साइंटिफिक स्टडी इसकी कहाँ होती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसकी मेन ब्रांच है जियोलॉजी। क्या है? हाँ, जियोलॉजी।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? भूगर्भिक विज्ञान या भूगर्भिक शास्त्र भी बोल सकते हैं, भूगर्भिक विज्ञान। भूगर्भ, गर्भ का मतलब समझते हैं हम लोग? गर्भ का मतलब होता है वॉर्म, ठीक है, वो चीज जहां से किसी भी जीव का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है, उसका विकास होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो जन्म की घटना है वो एक्चुअल में आपकी दुनिया बदलने की घटना है। जीवन तो उसके पहले भी था। जब कोई जो है बच्चा गर्भ में होता है, क्या वो जीवित नहीं होता है? होता है। प्राण कब आए फिर उसके पास? अगर किसी से पूछा जाए, जैसे जो आत्मा की थ्योरी है कि सोल जब तक है तब तक हम जीवित रहते हैं, तो फिर साइंटिस्टों ने एक चीज पूछा, अगर वास्तव में आत्मा ही हमें चलाती है तो एक चीज बताएं फिर हमें कि वो प्राणी के अंदर आत्मा आ कब रही है, कौन से क्षण आ रही है वो सोल, आत्मा, रूह? तो क्या गर्भ से पहले तो जीवन, मतलब जन्म से पहले तो जीवन था, क्योंकि मूवमेंट होती है ना उसके अंदर, बॉडी के अंदर प्राण होती है, तो फिर आत्मा यानी कि थी, अगर आप मानते हो आत्मा जैसी चीज को। तो बच्चा बनने से पहले वो क्या था? भ्रूण था, एम्ब्रायो था, फीटस था। क्या फीटस में प्राण होता है? बिल्कुल होता है, यानी वहां पे भी आत्मा थी, लेकिन उसमें शरीर तो बना नहीं है, तो फिर आत्मा कैसे होगी? तो यही सब तो है समस्या, कि आप जो सोचते हो जरूरी थोड़ी ना हो कि साइंस के हिसाब से वो सही निकले, और साइंस एक बार जो इसको प्रमाणित कर देगा वही सत्य है, ठीक है। हाँ, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसका साइंटिफिक स्टडी कहाँ करेंगे? जियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे बच्चा? जियोलॉजी में करेंगे, ठीक। और अगर हम बात करें तो कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी के स्रोत। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है? वो भी वैज्ञानिक तरीके से, हवा में नहीं कि हमने दिव्य दृष्टि से देख लिया है नीचे क्या है, और जो मैं कह रहा हूं वही मान लो। पहली बात तो दिव्य दृष्टि जैसी कोई चीज होती नहीं है, जो भी होती है सिर्फ दृष्टि होती है। आप मन की आंखों से, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं से जो चीज देख लेते हो सकता हो आगे चल के सही साबित हो। दिव्य का मतलब क्या होता है? कि जो प्रकृति की शक्ति से बाहर हो, वही है दिव्य। डिवाइन का मतलब क्या? जो नेचर को, लॉ को ना मानता, वही है डिवाइन। ऐसा कुछ होता नहीं, नेचर सब कुछ विद इन द नेचर्स लॉ होता है, प्रकृति के नियम के भीतर ही होता है। कभी कभी वो नियम हमें नहीं पता होते, इसलिए हमें लगता है कि ये अलौकिक है। अलौकिक बोलते हैं ना, डिवाइन। अलौकिक मतलब जो इसलिए के बाहर की शक्ति का हो ना। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जाता फिर पता चलता है ये अलौकिक नहीं था, ये तो कि इसके पीछे विज्ञान का नियम था ना। हाँ, अब जैसे यहीं पर सोडियम डाल दिए, सोडियम के पार्टिकल्स, पतले पतले पार्टिकल डाल दें यहीं पर, आपको दिखाई ना दे रहे हो, इतने पतले हो, और उसके बाद हम बोले कि हम पानी से आग लगा सकते हैं, कहोगे अच्छा पानी से कैसे आग लगेगा? कहते ना बहुत से हमारे पहुंचे हुए बाबा थे, वो पानी से दिया जला देते थे, तो हम भी कर सकते हैं बिना मंत्र मारे। बस सोडियम पार्टिकल्स को क्या किया जाए, उसको वहां पे लेयर बना दिया हुआ, पतली सी पार्टिकल हो, पता ना शीट की तरह हो, पता ना चले, आर पारदर्शी हो, उसको पानी जैसे डालेंगे, जानते हो क्या होगा? सोडियम पानी में जल जाता है। हाँ बताओ, ये चमत्कार कहाँ था? अलौकिक शक्ति थी वो, डिवाइन पावर नहीं था, बेसिक केमिस्ट्री है। कोयला है, हाँ, कोई यज्ञ में हो, उसमें सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट का बुरादा डाल दीजिए, वो भी ब्लैक कलर का आता है, कोयले में दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आप उस पर घी डालते रहिए, घी में ग्लिसरीन होता है, आग पकड़ लेगा और भक कसे से जलेगा। कहेंगे देखो अग्नि जला दी अपने तपोबल से। वो जो चीज होती है वो अलग चीज होती है। तपोबल का मतलब क्या होता है? तेज। तेज का मतलब होता है अपने ही अंदर जो है प्रश्नों का जवाब ढूंढना। ये जो बाहर चीजें हो रही है सब विज्ञान है, अंदर जो हो रही है अंतः मन में, वो होता है समथिंग तप, बाहर वाला नहीं होता। लेकिन मूर्ख बनाया जाता है भारत में, अंधविश्वास है तो और फैलाओ बढ़िया सा। तो ये सब चीजें पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि आप यूपीएससी की तरफ जाने जा रहे हो। कल को पता लगा आपके इलाके में ऐसा कुछ फैल रहा है सुपरस्टिशन, तो आपका ये ड्यूटी बनेगी कि उसको रोकना।
अंधविश्वास को रोकना है। आप कहोगे क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, नागरिकों के लिए है ना। उसका जाके देखिएगा, छठा वाला या सातवां वाला है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नागरिकों के अंदर ज्ञान अर्जन की भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। वी हैव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड टेंडेंसी ऑफ लर्निंग एमंग ऑल सिटीजन। और आपके कोड ऑफ कंडक्ट में भी होगा, अंधविश्वास से लड़ना है देश को। देख नहीं रहे कोरोना वैक्सीन के समय क्या हो रहा था? अंधविश्वास के कारण नदी में कूद जा रहे हैं, हम नहीं लगवाएंगे, पूजा शुरू हो गया, कोरोना माई की जय हो ना। तो ये चीजों से आपको लड़ना है, इसीलिए आपको सुपरस्टिशन से थोड़ा दूर रहना होगा। एक चीज मान के चलिए, कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है विद इन द नेचर्स लॉ होता है, हम समझ नहीं पाते हैं बस। अब जैसे वो जादूगर होते हैं ना, जादू दिखाते हैं, आपको क्या लगता है यार ये कैसे हो गया? सब ट्रिक होता है, उसके पीछे ट्रिक होता है। खैर उसी तरह से यहां से दिव्य दृष्टि से नहीं देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा हमारे पास, कुछ आकलन होगा, कुछ मैथमेटिक्स के गणनाएं होंगे, तो हम देखेंगे कैसे पता चलेगा। तो हमारे जो जानकारी स्रोत अगर हम देखें, इसमें दो होंगे। क्या होंगे? दो होंगे। एक होगा इनडायरेक्ट सोर्सेस। क्या होगा? इनडायरेक्ट सोर्सेस यानी अप्रत्यक्ष साधन, और दूसरे होंगे डायरेक्ट सोर्सेस। एक होगा इनडायरेक्ट सोर्सेस और दूसरा होगा डायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन का मतलब होता है हमें सीधे जानकारी मिलेगी, हाँ क्या है, सीधे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि बता कुछ हो रहा है, लेकिन उसके आधार पर हम, उसके रेफरेंस से हम जो है क्या करेंगे, अपने मन, अपने मतलब की बात निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ। जैसे इनडायरेक्ट गणना की अगर एग्जांपल दे, जैसे आपको पता करना हो कि आदमी को ये सब्जी पसंद है कि नहीं पसंद है, तो सीधे खिला के देख करेगा तो समझ जाना पसंद नहीं है। और एक इनडायरेक्ट तरीका होता है पूछने के लिए, बाजार चले, हाँ यार वहां 4 ऑप्शन है सब्जी के, कौन सी खरीदोगे, तो जोन से मना कर दिया समझ लो, तो ये वाला तरीका क्या है? इनडायरेक्ट है ना। मना कर रहा है इसका मतलब नहीं पसंद है, हाँ, लेकिन मना कर रहा है तो हो सकता है कि कल ही खाया हो। इसलिए इनडायरेक्ट वाले में थोड़ा सा क्या होगा, एरर आने की संभावना है, लेकिन फिर भी एक तरीका है ना कि हम पता लगा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमको पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? डायरेक्ट सोर्स। क्या देखेंगे बच्चा? डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स यानी प्रत्यक्ष साधन। कैसे हमें ये बताएंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत सीधे बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें, इसमें है सबसे पहले क्या? माइनिंग प्रोसेस। क्या है? माइनिंग प्रोसेस यानी कि खनन प्रक्रिया, पहला यही है। ठीक है, माइनिंग प्रोसेस है। दूसरा है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, उत्खनन क्वारिंग होता है। ड्रिलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत डीप में जाएगा। माइनिंग हो गया ना, ड्रिलिंग बहुत नीचे तक जाएंगे हम लोग, देख लीजिएगा। नहीं तो हिंदी में ही ड्रिलिंग लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं रहेगी आपके लिए ना। कभी कभी अगर आप किसी पॉपुलर वर्ड का हिंदी नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, ऐसे लिख के चल दीजिएगा, वहां सोचिएगा नहीं। ठीक है, एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, ड्रिलिंग ही आ रहा है ना, हाँ है ही नहीं तो इसका मतलब, चले कोई बात नहीं। तो दूसरा है ड्रिलिंग, और तीसरा है अगर हम बात करें तो वोल्केनोस। क्या है? वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। तो ये 3 हमारे पास ऐसे स्रोत है, हालांकि और भी हैं लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यही 3 स्रोत है जिससे हम पृथ्वी के नीचे क्या है पता लगा सकते हैं ना। भाई माइनिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज हम आपको बताएं,
एक शब्द होता है माइनिंग, जो अभी हमने लिखा था, और एक होता है क्वारिंग। नाम सुने? इसको खनन बोलते हैं हिंदी में, और उसको क्या बोलते हैं? उत्खनन। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग? अलग अलग है, तभी तो ये शब्द अलग अलग आए हैं। हाँ, whenever there is two different word for the same process, तो समझ लीजिएगा to some extent there might be differences। समझ में आ रहा है? कभी भी एक ही वस्तु या एक ही प्रक्रिया के लिए दो अलग अलग शब्द आ रहे हैं तो समझ लीजिए किसी ना किसी लेवल पे जाकर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा ना। जैसे पृथ्वी को हम लिख देते हैं क्या? हाँ, सूर्यपुत्री। हाँ, वेदों में सूर्यपुत्री कहा गया है पृथ्वी को, तो इसका मतलब पृथ्वी है। तो कहीं ना कहीं वो बात पृथ्वी की ही हो रही है, लेकिन टू सम एक्सटेंट जब हम पृथ्वी बोल रहे तब सूर्यपुत्र ने पृथ्वी ग्रह की बात कर रहे हैं, और जब सूर्यपुत्री की बात कर रहे हैं तो पुराणों की घटना का जिक्र हो रहा है कि सूर्य की पुत्री है। ठीक है? हाँ, मंगल जैसे पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी की पुत्री है, पुत्र है मंगल। नहीं पता आपको? पुराणों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। खैर, उत्खनन और खनन का मतलब क्या है? तो देखो, अगर मान लेते हैं कोई एक मतलब ये पहाड़ टाइप का है और ये प्लेन सरफेस है ना, ये ऐसे हमारा पहाड़ टाइप का है। ठीक है? तो हम इसको उड़ा दें, जैसे इतने वाले को क्या करें? उड़ा दें, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। इस वाले को भी उड़ा के एकदम साफ कर डालें, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको बोलते हैं क्वारिंग। आया समझ में? जो सरफेस पर जो है खनन चलता है, समझ में आ रहा है? सरफेस पर जो खनन होगा वो क्या होगा? उत्खनन होगा। अब खनन के लिए क्या? खनन का मतलब क्या है? नीचे जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, जब हम लोग माइनिंग कहाँ जाए, माइनिंग का मतलब क्या? लगभग सेम है, बस क्या होता है, ये ऊपर ही ऊपर होता है। ठीक है? और ये बहुत नीचे जाना पड़ता है, और ड्रिलिंग और नीचे जाना पड़ता है। ड्रिलिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा नीचे जाना है। जैसे 2-4 किलोमीटर तक जाना है तो आपको माइनिंग है, अगर 10 से 12 किलोमीटर नीचे जाना है दैट इज ड्रिलिंग। समझ में आ रहा है? आया समझ में? उत्खनन खनन का मतलब? हाँ, ठीक है। अब जैसे कि क्या बात करें, लेकिन खनन की अगर हम बात करें, कहां तक कर सकते हो? अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डेप्थ। इसका क्या मतलब हुआ? 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हार्डली की गहराई तक आप माइनिंग कर सकते हो, इससे नीचे नहीं कर पाओगे खनन। ठीक है? तो इस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। अब 4 किलोमीटर तक गए तो हमें केवल 4 किलोमीटर की गहराई तक क्या है वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, सीधे दिख रहा है। यानी हमें 4 किलोमीटर की गहराई पे क्या है ये जानने के लिए किसी और टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, सीधे आप खनन करिए और आपको मिल जाएगा। तो एक तरीका हुआ, क्या है नीचे। उसके और नीचे अगर हम जाते हैं तो अप टू 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के आसपास की गहराई अगर आपको करना है तो ड्रिलिंग। अच्छा, आपसे पूछा जाए पेट्रोकेमिकल्स जो निकाले जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कह रहे हैं, पेट्रोलियम और जो गैस है, पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस, वो कौन सी प्रोसेस से निकलता है? माइनिंग की ड्रिलिंग से? ड्रिलिंग से होता है, इसीलिए कभी कभी इसको डीप माइनिंग भी कहा जाता है। ठीक है? और माइनिंग से क्या, आयरन ओर वगैरह ये सब जो है, जो मेटल्स वगैरह है वो निकाले जाते हैं, मेटेलिक ओर्स वगैरह। ठीक है? तो क्या आपको पता है कि इन दोनों से हमें काफी कुछ जानकारी मिल रही, बहुत सीमित जानकारी मिल रही है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन। कहां 6370 किलोमीटर गहरा, और कहां ये 4 से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो यानी बहुत ज्यादा हमें ये जानकारी नहीं मिल रही है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोवाइड्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन। हाँ कि ना? प्रोवाइड्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन। हाँ कि ना? इसीलिए हमें कुछ और साधनों की जरूरत पड़ेगी। दे प्रोवाइड वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, वेरी लिटिल, नॉट अ लिटिल, वेरी लिटिल, मतलब इस बहुत ही अत्यंत सीमित जानकारी प्रदान करते हैं।
हाँ, ये दोनों अत्यंत सीमित जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, वोल्केनो की। किसकी बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक सेपरेट टॉपिक है हमारे सिलेबस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए, हर 4-5 साल में एक बार जरूर आता है। अब मैंने कल की परसों मेंस का पेपर डाल दिया था 10 साल का, ज्योग्राफी देखा था। कितने लोगों ने देखा था और कितने लोगों ने उसका एनालिसिस किया था? देखा तो सब ने था, हमको पता ही। एनालिसिस कितने लोगों ने किया था? आज एक काम करता हूं, मैं आपको काम दे रहा हूं। आज क्या करिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सबसे पहली बात क्या करेंगे सब लोग, क्या करेंगे सब लोग, प्रिंट आउट निकालेंगे। मेंस वाले का भी निकलवाइए और प्री वाले का भी। मेंस और प्री का अगले 2 दिन के अंदर आपका काम है। आप ये देखिए वो क्वेश्चन सिलेबस के कौन से टॉपिक से है, ये आप जो है होमवर्क करिए। आपको क्या लगता है ये करने से आपको फायदा होगा? क्यों फायदा होगा? जब आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन, अरे फिर से आ गया है, तीसरे साल में फिर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो यूपीएससी की नजर में गड़ा हुआ है। जैसे लैंड फॉर्म्स वाला, वहां से पक्का आता है। और एक साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, 2 साइक्लोन में से एक साइक्लोन पक्का पूछता है। तो इसीलिए क्या करना है, आज आपको जाके वो टॉपिक ढूंढना है कि ये वाला कौन से टॉपिक से आया है, और उस टॉपिक उसी क्वेश्चन के बगल उसके टॉपिक का नाम लिख देना है। और देखिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए हैं। पहले मेंस का काम करिए, मेंस में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हार्डली 10 साल का 80 क्वेश्चन के आसपास होंगे, कर लोगे। ये करना पड़ता है भैया, ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के लिए नहीं, हिस्ट्री के लिए भी करना है। मान लीजिए कोई मैंने तो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए कोई और फैकल्टी आती है, किसी कारणवश आपको नहीं दे पाती, तो आपका भी खुद काम बनता है, सिलेक्शन आपको लेना है, फैकल्टी को नहीं। इंटरनेट आपके पास है, आप जो है upsc.org से जाकर क्या कर सकते हैं, पूरा पेपर डाउनलोड करके उसमें 10 साल के पेपर जो इतिहास वाला है उसको डाउनलोड कर, उसको अलग कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ऐसे सभी सब्जेक्ट का आप निकाल के रखो, 10 साल का एनालिसिस करो, डेली देखो, सिलेबस डेली देखो, तब जाके होगा। ठीक है। तो जैसे ज्वालामुखी हमने आपको बताया, ऑलरेडी हमारे पास एक टॉपिक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको इस पॉइंट, इस रेफरेंस से देखना है कि यार वोल्केनो कैसे हेल्प कर रहा है, वोल्केनो हमारी हेल्प कैसे करता है। तो जैसे आपको पता है वोल्केनो क्या है, मान लेते हैं ये वोल्केनो है। ओह, वोल्केनो है, सामान्यतः आप लोग यही जानते हैं वोल्केनो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और भी हो सकता है। तो यहां से ऐसा कुछ निकला, ठीक है। क्या क्या निकलता है आपको क्या लगता है? सिर्फ लावा ही निकलता है? बहुत सारे और मटेरियल भी निकलते हैं ना। मान लेते हैं यहां से निकला लावा। लावा मतलब समझते हो, पिघला हुआ चट्टान। बहुत, क्योंकि अंदर बहुत हीट है, इतना हीट है कि वहां पे चट्टान भी क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है। तो था नीचे तभी तो निकला। तो यानी ज्वालामुखी आपको क्या बताता है, अंदर के पदार्थों के बारे में बताता है। क्या बताता है? कि पदार्थों के बारे में बताता है कि अंदर है क्या। तो अंदर जैसे इसने बताया कि भैया लावा है, क्या है, लावा। लावा जब नीचे रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, चाहे लावा बोल दो चाहे मैग्मा बोल दो, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में तीनों में वही होता है, मतलब पिघला हुआ चट्टान। यानी लावा था तभी निकला। और क्या निकलता है? गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह की गैस यानी थी तभी निकली। बोल रहे हो, समझ रहे हो? और क्या निकलता है? रॉक्स मटेरियल निकलते हैं, चट्टानों के पदार्थ, मतलब चट्टान वगैरह निकलते हैं, बड़े छोटे पतले। उसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीजें होती है, लैपली होती है, बॉम्ब होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। वो हम लोग ज्योग्राफी वाले उसमें ज्वालामुखी वाले टॉपिक में, वोल्केनो वाले टॉपिक में देखें। लेकिन ये थे तभी तो निकली, हाँ कि ना? तो निकली यानी कि पृथ्वी के भीतर कुछ मटेरियल्स की जानकारी हमें ये दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ मटेरियल हो ना निकला हो। और दूसरी बात, ये कहाँ है नीचे, कितनी गहराई पर है, ये तो नहीं बता रहा ये ज्वालामुखी।
ना, यानी इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सीमित इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ये भी क्या है, ये भी क्या लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ कि ना, बोलो, ये भी सीमित जानकारी दे रहा है। तब हमें क्या करना पड़ता है, कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है जानकारी के लिए। अब ऐसा क्या कर सकते हैं, किसी आदमी को तो भेज नहीं सकते जाओ नीचे पता करके आओ, मान लो वो पता करने गया फिर उसकी 13वीं करानी पड़ेगी, आ ही नहीं पाया। मान लो कुछ उसने देखा ऐसा, ठीक है, मैं पता नहीं क्या था, एक शॉर्ट्स में देख रहा था, ऐसे ऐसे कितने खलिहर लोग हैं, मैं इस नहीं समझ में आ रहा हूँ, और उनसे भी ज्यादा मैं तरस उन लोगों में, कैसे इन लोग इन सब लोगों की बातों पे मान लेते हैं। एक पता नहीं कोई फलाना कौन यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने जानना चाहा कि नीचे क्या है, ठीक है, और नीचे जैसे जैसे जाते गए उनको ये आवाज सुनाई दी, फिर बकायदे आवाज, मतलब लोग सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा आवाज आ रही है। इसका मतलब समझते हैं, जो लोग मर गए हैं, जो लोग दफना दिए गए हैं, उनकी आत्माएं यहाँ पर तड़प रही है। अभी यार इनको कौन समझाए यार, बोलने के लिए, साउंड के लिए वॉइस कोड चाहिए होता है ना, वो कहां से आ रहा है, साउंड ट्रेवल कर रही है, गजब वहां पे नीचे, और इतनी बड़ी खोज हो गई वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल पाया बड़े लेवल पर, और अब वहां नीचे लिखा भी रहता है, वहां फिर सब अपने अपने धर्म के अनुसार वहां पे व्याख्या करना शुरू कर देते हैं नीचे। आपने देखी है ऐसा कोई वीडियो? हाँ, कोई बोलता नहीं वो पाताल लोक है, वहां पाताल लोक है, कोई कहता नहीं वो जो दफनाए गए लोग उनकी रूह चिल्ला रही है क्योंकि अल्लाह उन्हें जो है दंडित कर रहा है, मतलब अपने अपने हिसाब से सब व्याख्या कर रहे हैं। बेटा इन सबसे दूर रहना, ऐसे सामग्रियों से, ये आपका दिमाग खराब कर देंगे। जब फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें से प्योर इंफॉर्मेशन क्या है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, समझ रहे हैं ना? यस सर। इसलिए हमारी क्लास में कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि जो बिलीव उनका जो होता है, बाद में क्या होता है, वो लगता है यार ये तो गुरुजी खिलाफ जा रहा है। खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सच बता रहा हूं, बस आप रियलिटी पता कर लीजिए। जब तक कोई वेरीफाइड साइंटिफिक एकेडमी, कोई वेरीफाइड साइंटिफिक टीम उसको लेकर रिसर्च पेपर ना पब्लिश कर दे, आपको पता नहीं विज्ञान में चीजें कैसे काम करती है। लेट सपोज मैंने एक क्लेम किया, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा आगे चल के, इंटरव्यू वगैरह में फायदा करेगा। मैंने कोई क्लेम किया कि मैंने ये चीज खोज ली है, मैंने इस चीज की व्याख्या कर दी, एक नया चीज डिकोड कर दिया, मैंने एक क्लेम किया, तो क्या क्लेम से ही वो सही साबित हो जाता है? फिर जानते हो क्या, जिस ब्रांच के साइंस होगा ना, उनके साइंटिस्टों के सामने मेरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अगर मैंने कोई चीज बनाई या मैंने कोई फिलॉसफी या कोई थ्योरी बनाई है, तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा मुझे, और मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्रॉस क्वेश्चन अगर मैंने ऐसे दिए, उसका जवाब विज्ञान के नियमों के हिसाब से दिए, तो समझ जाएंगे हाँ यार इसमें दम है। तो फिर क्या होगा, उस पर एक जनरल, एक जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करूंगा मैं। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद वो तमाम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, फिर वो रिसर्च पेपर जब पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद भी क्या होगा, अलग अलग जो विश्व के साइंटिस्ट हैं उस पर प्रश्न करेंगे। जब वो साइंटिफिकली रूप से एकदम प्रूवन हो जाएगा, हाँ इस बात में अब दम है, इसमें कोई संशय नहीं, तब उसे क्या किया जाता है, अलग अलग जो विश्व के विश्वविद्यालय उसे अपने कोर्स में शामिल कर लेते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। अभी आपने 1 महीने पहले है, दक्षिण कोरिया के साइंटिस्टों ने क्लेम किया था हमने सुपर कंडक्टिव मटेरियल बना लिया है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल समझते हैं? अभी नहीं। सुपर कंडक्टिविटी समझते हैं? अच्छा, कंडक्टिविटी समझते हैं? हाँ, कोई वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करने की जो शक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। मैंने में यहाँ पे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन डाले थे और यहाँ पे 100 ही पहुंचे, यानी कि सुन रहे हो, यानी कि लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन डाले थे और यहाँ पे पहुंचे कितने, 80, यानी 20% लॉस हो गया। ये रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, सिंपल सी बात है, प्रतिरोध। तो एनी ऑब्जेक्ट विच अलाउ 100% इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब उसका कंडक्टिविटी, उसी को सुपर कंडक्टिव, मतलब 0% रेजिस्टेंस हो कहीं पर, मतलब जितना आपने छोड़ा था उतना ही पहुंचा है। और ऐसा कोई मटेरियल अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। कुछ मटेरियल है जो हमने आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जाके तैयार करना पड़ता है, माइनस में। रूम टेम्परेचर पे 0 कंडक्टिविटी नहीं पाई गई है, लेकिन उन साइंटिस्टों ने दावा किया कि हमने 0% मतलब
क्या कर लिया है कि रूम टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टिव मटेरियल, और उसका नाम था एल कुछ करके नाम रखा था उन्होंने। बाद में जब अलग विश्व के अलग अलग देशों के सामने वो रखा गया तो फेल साबित हुआ। आया समझ में? इसलिए कभी कोई क्लेम कर दे, अच्छा जैसे ये हुआ वो जो साउथ कोरिया के लोग तुरंत करने लगे होंगे ना, गर्व से कहो कि हम साउथ कोरियन वाले हैं, वी आर प्राउड, तुरंत शुरू कर दिए होंगे। इसलिए ठहर जाओ थोड़ा सा। क्लेम करना और उसे साबित करने में अंतर है। जब साबित हो जाए तो वो थ्योरी हो जाती है, हमने पहले ही बताया। तो उससे पहले से वो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, ठीक है। तो लिमिटेड इन्फो प्रोवाइड कर रही है, इससे भी कुछ हमें ज्यादा मिल नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इनडायरेक्ट इन्फो क्या है, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट वाला है यही आपको बेहतर तरीके से बताएगा। इनडायरेक्ट सोर्सेस यानी अप्रत्यक्ष साधन। इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है हमारा? तो सबसे पहला जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो है कि अगर हम देखें एस्टेरॉइड्स या ये मेटेओर्स कह सकते हैं, मेटेओरॉइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटेओरॉइड्स, अरे मेटेओरॉइड्स पढ़ चुके हैं। उल्का पिंड, हाँ, कोई पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरा, हम सबको पता है, बिग बैंग थ्योरी साबित हुआ है, हमारा सौर मंडल एक साथ बनना शुरू हुआ था। तो पृथ्वी जब बनना शुरू होगी तो उसके कुछ जो ग्रह बन रहे थे कैसे बने? ये एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ना, जो ठोस पदार्थों के कण थे, पदार्थ जो एकदम बिखरे हुए थे, जब उनका ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, इकट्ठा हुए तो बने। कुछ मटेरियल ऐसे थे जो ग्रहों और उपग्रहों से अलग थे, वो यहां मिल ही नहीं पाए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो, समझ रहे हो? तो वहीं घूमने लगे। तो यानी बनने की प्रक्रिया लगभग सेम है। अगर हम किसी मेटेरॉइड्स का अध्ययन करें उसके अंदर जाकर, तो लगभग वही स्ट्रक्चर क्या होगा, पृथ्वी का भी होना चाहिए। यानी उल्का पिंड से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी ना, लेकिन क्या पूरी जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो एक ये हो गया मेटेरॉइड्स के बाद अगला। अच्छा, इसको अपने शब्दों में लिख लोगे अगर कल को लिखना होगा ना, हाँ कि ना, कि अब लिखना, अब उसको मैं लिखाऊंगा नहीं, आप इतना समझ जाओ। यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो आप लोग, एसएससी के नहीं होगे एक एक चीज चम्मच से खिला के आपको दी जाएगी। आपको मैंने समझा दिया, अब ये चीजें अपने शब्द में आप लिख लोगे। कल को अगर मान लो पूछ लेता है, ऐसे तो नहीं पूछेगा, ठीक है, मान लो पूछ ही लिया 50 शब्द में कि उल्का पिंड के अध्ययन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो सीधी सी बात है, उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं, इनकी बनने की प्रक्रिया और पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग समान है। इसलिए इनके अंदर की जो परतें होंगी, इनके अंदर के जो लेयर्स होंगे, संभवतः पृथ्वी के भी वही होनी चाहिए। इनके अध्ययन से हमें अगर पता चलता है तो हम पृथ्वी के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। खत्म हो गए 50 शब्द, यही ना। तो अपने, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप अपने शब्द में घुमा फिरा के लिख लेंगे, यही होता है। यूपीएससी में रट के नहीं जाना होता कोई चीज, और रट के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे वहां, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है। क्लियर है ना? हाँ, मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड के बाद अगला जो हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स है जिसकी जरूरत है, अगर हम बात करें ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व। किसका? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का गुरुत्व। अब ये गुरुत्व कैसे पता लगाता है? जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ ग्रेविटी है, अर्थ ग्रेविटी जो है क्या होता है, सब जगह सेम है कि वेरी करती है? अर्थ ग्रेविटी वेरीज इन डिफरेंट रीजन, राइट। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व का मान अलग अलग है ना। हिंदी में इसका इस तरह से लिखेंगे, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व का मान अलग अलग है। अच्छा देखो, अंग्रेजी में कितना शब्द लिखना पड़ा और हिंदी में कितना लिखना पड़ा? कौन पहले लिख लेगा? हाँ, आप समझ गए ना कि मेंस में क्यों एडवांटेज ले जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो फिर इसका क्या तरीका है? इसका दो तरीका है, या तो हिंदी वाला भी अंग्रेजी मीडियम में दे, जो कि अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर स्पीड अप करिए अपने आप को,
ठीक है, जैसे एमपीपीएससी की मैं बात बता रहा हूं और यूपीपीसीएस की बात, यूपीएससी का मुझे पता नहीं है, वहां पर शिरो रेखा जो होती है ना, ये आप नहीं लिख, आप ऐसे गुरुत्व लिख दें तो भी चल जाएगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत एमपीपीएससी वगैरह में लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में बड़ी दिक्कत ये होती है ना, इंग्लिश में लिखते चले जाओ, घसीट हुआ। किसमें? नहीं, यूपीएससी की गाइडलाइंस मुझे एक बार देखनी पड़ेगी, क्या शिरो रेखा की जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करिए, इससे जल्दी हो जाएगा। बिना शिरो रेखा के लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखो ना, तो इससे क्या हो जाएगा, जल्दी होगा कि नहीं होगा। जैसे यूपी में है बिना शिरो रेखा के लिखे। अब इसका मतलब नहीं मात्रा भी नहीं लगाएंगे। हाँ, तो अर्थ ग्रेविटी वेरीज इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपको पता है क्या मिल रहा है, पृथ्वी का ग्रेविटी मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ग्रेविटी किस पर निर्भर करती है, हम सबको पता है, मास पर निर्भर करती है, हाँ कि ना। ग्रेटर द मास ग्रेटर द ग्रेविटी, ये पता है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे हम आपको न्यूटन के बारे में एक चीज बता दे, जैसे कि आजकल क्या होता है, भारत में क्या किसी व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण की बात की थी पहले, न्यूटन से पहले? हाँ, की थी, 100% की थी। किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी, बराहमीर ने की थी। हाँ, बराहमीर गुप्त काल में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ऐसा क्लेम किया गया है, ठीक है। बस इसके बाद जो भास्कराचार्य थे 12वीं शताब्दी में, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। फिर न्यूटन का जब सेब वो गिरा तो उसने ग्रेविटी की खोज की। तो एक्चुअल में दिक्कत यह है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज नहीं की थी। ग्रेविटी के बारे में पहले से भी ग्रीक फिलोसफर और हमारे देश के फिलोसफर जानते थे। न्यूटन ने क्या योगदान दिया है, उन्होंने मैथमेटिकल तरीके से उसे साबित किया, फॉर्मूला दिया ना, क्या बोलो, G = m1 m2/r²। मैथमेटिकल तरीके से उसे साबित किया, ये इससे पहले किसी ने नहीं किया। क्यों? सब के सब फिलोसफर था, फिलोसफर से बात करता है, साबित नहीं करता है। तो इसलिए न्यूटन को क्रेडिट जाना चाहिए। ग्रेविटी पर उसने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया जिसका इस्तेमाल करके हम स्पेस पे जा रहे हैं। हाँ, इसी के फॉर्मूला से जा रहे हैं ना, मैथमेटिक तरीके से एक्यूरेटली गणना कर डाली, उस व्यक्ति को कोई योगदान नहीं है। कुछ लोग गरिया रहे हैं न्यूटन के हमारे देश में, कह रहे हैं बड़का जो है न्यूटन जो है, हमारे यहाँ पहले खोज हो गई है, सब खोज हमने कर डाली। हमने सिर्फ विचार रखे थे, परिकल्पनाएं करना और उसको संकल्पनाओं में बदलना, इसलिए ये जो है क्या है, सबका योगदान है। हमें अपने पूर्वजों को भी क्रेडिट देना होगा और न्यूटन, अगर हाँ सारा क्रेडिट न्यूटन ले जाए ये भी गलत है, ठीक है। और केवल आप ही के नहीं, दुनिया में जितने वो थे सिविलाइजेशन थे, सबने बात की थी। ग्रीक फिलोसफर ने भी बात की थी इसके बारे में, क्योंकि ग्रीक इंडिया दो ही जगह तो सिविलाइजेशन थी ढंग से, बाकी जगह तो डार्क एज चल रहा था। हमारे यहाँ गुप्त काल तक क्या चला है, स्वर्ण युग चला है। मौर्य काल देखो, गुप्त काल में साइंस कितना आगे था भारत का उस समय के हिसाब से। तो अर्थ ग्रेविटी वेरीज, क्यों? क्योंकि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ शुड ऑल्सो वेरी। बोलो, अलग अलग जगह पे क्या होना चाहिए, अलग अलग मास है होना चाहिए, समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग द्रव्यमान होना चाहिए, आगे ना। इससे ये चीज हमने डिराइव किया। और अगर अलग अलग मास है इसका, अब यहाँ पे थोड़ा ग्लोब देखिए। अब जैसे कि अगर सुन रहे हो, यहां पर आपका ग्रेविटी क्या है, सबसे कम है इक्वेटर पर और पोल पर, तो अंदर इसका मतलब क्या होगा, अंदर की ओर मास सबसे ज्यादा कहां होना चाहिए, पोल के पास, और सबसे कम कहां होना चाहिए, इक्वेटर के पास। समझ में आ रहा है? तो इससे कुछ हमें इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही, बोलो? मिल रही।
हाँ, वहां मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन यानी डेंसिटी वहां ज्यादा हो सकती है, हाँ कि ना? तो निकल रहा है कि नहीं? अगला चीज क्या है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, ठीक है? तो सेम यहां पर भी वही है। अगर हम यहां ग्रेविटी हटा के अर्थ मैग्नेटिज्म वेरीज इन डिफरेंट रीजन, ठीक है? तो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पृथ्वी पर वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां बनता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दिख रहा है? अच्छा, आपने देखा ये, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो टॉप जो नॉर्थ पोल बनाया जाता है, ये कनाडा के पास ही बनाता है ना? कभी भी ग्लोब पे जाके देखिए, ये नहीं कि हम कहीं यहां फिट कर देंगे, नहीं, यहां बनता है। आपको पता है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। कहां? साइबेरिया की तरफ। नजर बना के रखिएगा, न्यूज अगर कल को कोई और अच्छी इस पे आती है, अभी तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, शिफ्ट हो रहा है। कारण क्या है? वैज्ञानिक खोज रहे हैं। अगर इस पर कोई रिसर्च पेपर आता है जरूर जो है करंट अफेयर्स में कवर होगा, उसको देखिएगा। सुन रहे हैं? हाँ, तो वही सेम चीज यहाँ मैग्नेटिज्म, इससे भी हमें कुछ जानकारी मिल रही है, यानी मैग्नेटिक जो मटेरियल है हमारी पृथ्वी पर वो भी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और पृथ्वी पर अलग अलग रूप से वितरित है, उनका वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। क्लियर है? तो मैंने लिखा नहीं, बात वही है सेम, लेकिन अगला जो इसमें है अगर हम बात करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेंसिटी एंड टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है? डेंसिटी एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व और तापमान में असमानता। ठीक है? पृथ्वी की घनत्व और तापमान में असमानता, इसका मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं, रुको अभी, ठीक है? किसकी बात कर लेते हैं? डेंसिटी की बात कर लेते हैं। यानी घनत्व। घनत्व क्या होता है सबको पता है? हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उसकी डेंसिटी होती है। जैसे हमारा एक कमरा, इसका अपना वॉल्यूम है, मान लेते हैं वॉल्यूम इसका कितना है, मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं 100 मीटर क्यूब है, मान लेते हैं। तो और इसमें मास कितना निकल कर आया? 10 मतलब 10 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा? 10/100। समझ में आ रहा है? हाँ, तो डेंसिटी क्या होता है? m/v। इसको कैसे लिखेंगे? m का मास का क्या होता है? किलोग्राम, और v का क्या होगा? मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन अगर हम सेंटीग्राम में जाएंगे तो मतलब तो ग्राम जाएंगे, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, हाँ कि ना? ये इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? तो फिजिक्स में जो यूनिट वगैरह हो ना, कभी कभी उनको देखकर आप परिभाषा बना सकते हैं, या परिभाषा देखकर यूनिट बना देते हो। खैर, डेंसिटी अगर हम बात करें पृथ्वी की तो वो अलग अलग है। अगर हम बात करें सरफेस पर, सरफेस का मतलब होता है सतह पर। सतह पर हमारी डेंसिटी कितनी निकल कर आती है आपको पता है? 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो मैंने 5.5 लिखाया था वो एवरेज डेंसिटी है पूरी पृथ्वी की। समझ में आ रहा है? सरफेस पर इतना आता है। कोर पर कितना मापा गया है? कोर पर जो हमें डेंसिटी मिली है वो मिली है ऑलमोस्ट 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, और बीच में मापा गया है तो 5.5 के आसपास निकला है। तो एवरेज क्या निकल कर आ रहा है? एवरेज जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकला। ठीक है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि सब जगह मास अलग अलग, यानी कोर में सबसे ज्यादा मास होना चाहिए।
यानी हमारा कोर क्या होना चाहिए, कोर बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए ना। हाँ, इससे पता चल रहा है कि क्या शुड बी रॉक सॉलिड। खतरनाक, सबसे ज्यादा सख्त कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ, और हमारा सरफेस क्या है, अगर डेंसिटी कम है यानी सरफेस कमजोर होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉफ्टर होना चाहिए। और है, तभी तुम खोदते हैं, हथौड़ी मारते हैं, सब टूट टाट जाता है। ठीक है, हाँ ये होना चाहिए। ये इससे समझ में आ गया, हाँ कि ना, बोल दो ना जरा। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी। अभी टेम्परेचर की बात करते हैं थोड़ा सा। टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताया अभी तक, ये सब प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। मेंस में जो आएगा मैं बताऊंगा। मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस के अभी तक कितने लोगों ने हमको आंसर एक भी नहीं दिखाया है, हम क्लास से बाहर कर देंगे। कब है इंटरनल, कब खत्म होगा आपका इंटरनल, हो गया तुम्हारा, आप लिखना शुरू कर दो। अगर मैं क्लास में सही में भगा दूंगा। आंसर जो है डेली एक लिख के लाना है, डेली। समझ में आ रहा है, डेली एक आंसर, आपको तो कम से कम डेली 2 आंसर लिखना चाहिए। डेली 2 आंसर आज लिखना शुरू करोगे तब जाके 6 महीने बाद लिखना आएगा। कुछ लोग 3 महीने में ही सीख सकते हैं, मैं तो 1 महीने में सीख गया था। हाँ, क्योंकि मैं डेली 5 आंसर लिखता था। आंसर राइटिंग मैंने बहुत की है, यहां तक कि इस तरह से डेवलप कर लिया था स्किल कि द हिंदू का कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूं, उसी से समझ में आ जाता है इसका अगर मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो कौन कौन सा पॉइंट लिखने लायक है। आपको क्वेश्चन चारों तरफ देखना चाहिए। जैसे कोई करंट अफेयर्स का मुद्दा बताओ अभी, ऐसा कोई बताओ। कोई एक बताओ यार, करंट अफेयर पढ़ते होगे, करंट अफेयर तुम लोग, हम तो बता ही देंगे। हाँ हाँ, विमेन एम्पावर्ड बिल, विमेन रिजर्वेशन। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से सीधा सीधा प्रश्न मेंस में बन सकता है, विमेन एम्पावरमेंट जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, इसके सैलिएंट फीचर पूछ सकता है। रुक जाओ, कहां कहां आ सकता, मैं इसकी यूटिलिटी बता देता हूं। सैलिएंट फीचर पूछ लेगा इससे, प्रमुख प्रावधान क्या है। दूसरी बात, इस फीचर की कमियां कहां है, इसमें इसके अंदर कमी क्या है, ठीक है ना, कमी क्या है तो वो भी बताना है। फिर जो अलग अलग जो हमारे कमेटीज बनी थी इसको लेकर, क्या उनके सुझावों को इसमें शामिल किया गया है कि नहीं, अगर है तो उसको डालना पड़ेगा। चौथी चीज जो है, विमेन रिजर्वेशन बिल एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने का टूल है। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, क्या ये वास्तव पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सोशल एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएगा, महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा। यानी कि दूसरी बात, जैसे पंचायतों में कब से 1995 के आसपास से जो है 33% रिजर्वेशन है ना, लेकिन वहां हमने सरपंच पति या प्रधान पति का कल्चर देखा, कहीं ऐसा तो नहीं हम आगे चल के विधायक पति या लोग सांसद पति का कल्चर देखें, अपनी पत्नी को भी तो लड़ा सकते हैं। तो अभी ये चैलेंज, यानी इसमें अब चैलेंजेस आप सोचिए क्या पूछ सकता है, और निबंध में थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आ जाएगा ये सब पे इंक्लूड करते हुए। तो आपके पास वो विजन होना चाहिए कि देख के ही समझ जाओ कि निमिष क्या क्या पूछ सकता है, जब सिलेबस पता होगा तब ना। पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 1 में भी आ सकता है। पेपर 2 में सीधे पॉलिटी में आएगा, पॉलिटी गवर्नेंस। अब पेपर 1 में कहां आ जाएगा, ये सोशल इश्यूज में आ जाएगा। हाँ, GS 3 में भी आ सकता है, क्या 3 में आ सकता है, इकोनॉमी में आ सकता है, अगर वहां तो चांसेस कम है, लेकिन अगर बनाना चाहे बन सकता है। 4 में आ जाएगा कि क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से एथिकल एम्पावरमेंट भी होता है, क्या एथिक्स में भी बदलाव होता है, क्या आ सकता है, निबंध में तो आ ही सकता है। तो इस तरह से आपको किसी करंट अफेयर्स की न्यूज को GS 1 2 3 4 ऑप्शनल सब जगह सोचो कि इसको हम कहां कहां फिट कर सकते हैं।
तब जाके आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। हम तो वहीं पर देख लेते हैं कि अच्छा ये तो यहाँ 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 फिट होगा, और उस डायमेंशन से पहले ही सोच लिया, तो फिर क्या होगा, एग्जाम में वही डायमेंशन मिलेगा ना। और एक चीज और बता दें, पिछले 3 साल 4 साल का जब अगर कभी प्रीलिम्स निकलेगा ना, तो एक काम करिएगा, पिछले 3-4 साल का पेपर उठाइएगा, सिलेबस उठाइएगा, देखिएगा पिछले 2-3 सालों में कौन से सिलेबस का जो की पॉइंट है वो टच नहीं हुआ है। अगले साल पूरी प्रोबेबिलिटी है वहां से क्वेश्चन आने की। भाई जो हिस्सा सिलेबस का पिछले 3 साल से टच नहीं हुआ है, कभी ना कभी तो टच करेगा ना एग्जामिनर, चेरी ऑन द टॉप होगा। तो वो कीवर्ड जो है, जैसे अब की बार हम जान रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा, पिछले 3 साल से मिसिंग था, आ गया देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ समझ में आता, प्रीलिम्स में नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीलिम का कोर्स महासागर है। प्रीलिम्स में कल इतना लिखा है ना, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में तो सब कुछ है, कौन सी चीज अलग करोगे। मेंस में कभी यूपीएससी सिलेबस से बाहर नहीं पूछता, जो सिलेबस लिखा है उसी के इर्द गिर्द पूछता है, इसलिए मैं बार बार सिलेबस आपको जोर दे रहा हूं, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका हो गया है, हो गया। टेम्परेचर कितना है आइए देखते हैं। तो जो टेम्परेचर निकाला गया अलग अलग साइंटिफिक मेथड से, वो निकला है कि अप टू, सुन रहे हैं, अप टू अप टू 30 किलोमीटर, अप टू 30 किलोमीटर क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मतलब 30 किलोमीटर की गहराई तक क्या होता है कि अगर हम 32 मीटर, समझ रहे हो, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, कितना, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। 32 मीटर, किलोमीटर नहीं, प्रत्येक इन एवरी 32 मीटर ऑफ डेप्थ there is a constant increase of 1 degree centigrade of temperature, बट अप टू 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आफ्टर क्रस्ट, आफ्टर क्रस्ट, क्रस्ट के बाद क्या होता है, टेम्परेचर
रुक गया मैं, आ गया। तो वेलकम बैक जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, अंधेरा हो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन जिंदगी में कभी हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, प्रकाश जरूर होगा। ठीक है, सिस्मिक वेव्स को हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, अर्थक्वेक वाले टॉपिक में। लेकिन समस्या जानते हो क्या है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो पृथ्वी के नीचे क्या हो समझ में ही नहीं आएगा। तो विकल्प मेरी तरह इस्तेमाल करो, जो टॉपिक समझना है तो यही कर लेते हैं, आगे तो पढ़ना ही है। यहां कंप्लीट करके इसको अप्लाई कर देते हैं और पृथ्वी के नीचे क्या क्या है वो सब पता लगा लेते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, हमें ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और जब अगला अर्थ को जब पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको क्या आप रिवाइज करके आ जाएंगे, काम हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इसको यही समझा देते हैं। तो अगली चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिस्मिक वेव्स। क्या पढ़ेंगे, पहले सिस्मिक वेव्स पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपी तरंगे। तो सीधे सीधे भूकंपी तरंगे क्या है, देखिए भूकंप क्या है सबको पता है ना, क्या है चलो बताओ, क्या है भूकंप। हाँ, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। दो प्लेट टकराती हैं, जरूरी है टकराए, मान लो ना टकराए तो भी आ सकती हैं। कैसे, एक चीज समझिए, डेफिनेशन आप लोग का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन एक ऐसी चीज है, अगर आपसे पूछे परिभाषा की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन इज एनी ऑब्जेक्ट which has been defined in less words। जितना कम से कम शब्द में कोई चीज आप बात कह पाते हो वही उसकी डेफिनेशन होती है। अगर बहुत आपको एक्सप्लोर करना पड़ रहा है तो फिर वो डेफिनेशन नहीं है। तो भूकंप क्या है, सीधे से भू माने पृथ्वी, कंप मतलब कांपना, किसी कारणवश पृथ्वी की सतह का कांपना। पृथ्वी की सतह कांपती है ना, द सर्फेस ऑफ अर्थ ट्रिमर्स बाय एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सिंपल ना, जरूरी थोड़ी हो जो किताब की भाषा है वही लिखो, आप अपनी परिभाषा स्वयं ही बना सकते हो ना। जो बहुत सारे जो आपने देखते होंगे कहते फलाने की परिभाषा, ढिमाके की परिभाषा, उसने जब बनाया तो आप भी बना सकते हो, है कि नहीं। सीधे सीधे पृथ्वी की सतह का किसी कारणवश कांपना, इससे सिंपल परिभाषा क्या हो सकती है। हाँ, अब वो कारण ढूंढ लो, कारण क्या हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकता है, प्लेट की वजह से आगे पीछे हो रही है, या वोल्केनो की वजह से भूकंप निकला तो भूकंप आएगा, उल्का पिंड गिरा। कुल मिला के इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझिए, जब भी भूकंप कहीं पर आता है तो भूकंप का संचार कैसे हुआ, तरंगों की वजह से। पृथ्वी की गहराई पर कहीं पर कुछ भी हलचल हुई तो वो हलचल से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी किस रूप में वेव मतलब ट्रांसफर करेंगे, वो वेव्स के रूप में ट्रांसफर करेंगे, उन्हीं को बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। समझ में आ रहा है, नाम में ही लिखा भूकंपी तरंगे, मतलब भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगे। सीधी सीधी अगर बात करें ना, waves originated by seismic activity into the interior। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय क्रिया के बाद उत्पन्न तरंगे। समझ आ रहा, भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में। चलो ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगे, ठीक है। वेव्स ओरिजिनेटेड बाय सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब भूकंपीय क्रिया, ठीक है। भूकंपीय क्रिया के बाद जो तरंगे उत्पन्न होंगी वही है क्या, सिस्मिक एक्टिविटी। और हाँ, ये मेंस में आया है एक बार, ठीक है। चलो मेंस का क्वेश्चन लिखे, 150 वर्ड का। हाँ, प्री एंड मेंस दोनों। देखो मैंने आपको तरीका बताया था ना उस दिन, मैगजीन जब दिखाया था आपको अपनी। जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो, अगर आपको लगे कि केवल प्री में आएगी तो वहां पी लगा दो, जब आपको लगे ये प्री मेंस दोनों में आएगा तो पी प्लस एम दोनों लगा दो, और जब केवल लगे कि यार सिर्फ मेंस में आएगा तो एम लगा दो, आसान हो जाता है ना इससे। अच्छा, उस दिन मैंने जब बताया तो थोड़ा सा आपको उसको हेल्पफुल नजर आया कि नहीं आया, कितना आसान हो। अब इससे क्या होगा, आपका लोड कम हो गया ना। अब जैसे कैसे वो निकाल लेते हैं, कुछ लोग होते मार्च तक मेंस की तैयारी करेंगे,
अप्रैल और मई ये 2 महीने में क्या कर देंगे, केवल प्रीलिम्स पढ़ेंगे, केवल प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स पढ़ने का मतलब जब तुम्हारे पास केवल प्रीलिम्स का मटेरियल हो तब पढ़ोगे ना, उस मटेरियल में प्री और मेन दोनों घुसा पड़ा हुआ तो भी गड़बड़ हो जाता है ना। फिर 2 महीने में प्री काफी बहुत है, 2 महीने मोर देन एनफ है निकालने के लिए, अगर आपने पढ़ा हुआ तो। अब नहीं सोचो नहीं अभी शुरुआत ही कर रहे हैं अप्रैल में और जून में हम सोच रहे हैं निकालने, नहीं। तो वेव्स ओरिजिनेटेड बाय सिस्मिक एक्टिविटी इनटू द इंटीरियर, ये। और इसको हम लोग पढ़ते कहां है, अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक स्टडी कहां होता है, ये भी पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक स्टडी, अच्छा क्वेश्चन दे रहे थे, तब तक क्वेश्चन लिखो मेंस का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्मिक वेव्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्मिक वेव्स? भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? इनका वर्गीकरण करते हुए संक्षेप में समझाइए। क्लासिफाई these waves and also elaborate them briefly सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी को घुमा फिरा के कुछ भी दे दे, 150 वर्ड में लिखना है। कितना? 150 वर्ड। घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, घुमा फिरा के दे दे। अब जैसे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का, इसी से कॉम्प्लेक्स लेवल, पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए, या पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में भूकंपीय तरंगों के महत्व को रेखांकित कीजिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया नेचर ना। मैं पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में भूकंपीय तरंगों के महत्व को या उसकी भूमिका को रेखांकित कीजिए। ठीक है? हाईलाइट द significance of seismic waves in understanding of interior of earth, 150 वर्ड। ठीक है? अच्छा, लिखना वही चीज है लेकिन प्रेजेंटेशन बदल जाएगा आपका। पहले वाले में सिंपल आपको बताना है सिस्मिक वेव्स क्या है, ये मैंने बता ही दिया है। कितने प्रकार, एक एक जो प्रकार है उनको थोड़ा थोड़ा लाइन, 5-5 लाइन लिख दोगे ना, 5 ये 15, दम्मा 10, 150 हो जाएगा। पहले वाले लाइन में ये नहीं, पहले वाले में बताना है, थोड़ा सा बताना होगा, ये फिर ये नहीं बताना वेव्स ओरिजिनेटेड बाय सिस्मिक, नहीं, सीधे वहां पे आप क्या कर दोगे, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार से होते हैं, तीनों के अलग अलग प्रकार के अध्ययन से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, और इसके माध्यम से ये जो जानकारी 3-3 4-4 लाइन लिखोगे तीनों तरंगे बारे, और इससे हमें ये पता चला, इससे हमें ये पता चला, तो लास्ट में कंक्लूड क्या करोगे, उपरोक्त के माध्यम से हमारे पास ये साधन है और ये सबसे प्रमुख साधन मानी जाती है, कंक्लूड करते होगे। समझ में आ रहा है? दोनों में के प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया। अब ये लिखने का प्रयास जब करेंगे ना तब होगा। ठीक है? हाँ, अब मैं चाहूं तभी एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन अभी वो नहीं दूंगा। अभी आप लोग थोड़ा सा कल से आना बंद कर दोगे ना, पता नहीं फीस भी जमा की हो कि नहीं। ठीक है? साइंटिफिक स्टडी इसके बात करें तो सिस्मोलॉजी, क्या? सिस्मोलॉजी। ठीक है? सिस्मोलॉजी, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी। ठीक है? कहां पे भूकंप, यानी पूरे भूकंप को अगर हमें अध्ययन करना हो, पूरे भूकंप का अध्ययन करना हो तो हमें कहां पढ़ना होता है, सिस्मोलॉजी। दूसरी बात, अगर हम बात करें मेजरमेंट मतलब मापन, इसका मापन कैसे करते हैं, तो मापन आपको पता ही होगा, बचपन से रट्टा मारे होगे, सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ वो डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग किसी भी भूकंप के तरंगों की शक्ति का मापन करते कि कितनी तीव्रता थी उसकी। ठीक है? क्लियर है? लेकिन हाँ, जो सिस्मोग्राफ होता है ये तो डिवाइस है, लेकिन इस डिवाइस में जो स्केल मापेंगे वो स्केल क्या होता है, रिएक्टर स्केल होता है, एक रिक्टर स्केल होता है और एक मर्केली स्केल होता है। ठीक है?
वो हम आगे जो है टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल अभी इतना है। ये भूकंपित तरंगे हैं। हाँ, तो भूकंपित तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 3 प्रकार के होते हैं। इनके टाइप्स अगर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स यानी प्रकार। तो सबसे पहला वाला जो है उसे बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे, जिसे हम बोलते हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, हिंदी में प्राथमिक तरंगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पी वेव्स। ठीक है, और इंग्लिश में पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। ठीक है, पहला ये होता है पी वेव्स। ठीक, दूसरा होता है एस वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे। ठीक है, और तीसरा होता है एल वेव्स, लव तरंगे। एल माने लव है, लव नाम है, नहीं तो सोचोगे अच्छा प्रेम से उत्पन्न होने वाली तरंग, वो लोगों के भीतर उत्पन्न होती है। ठीक है, और इनमें से सबसे खतरनाक तरंगे कौन है? एल, नाम से ही। लव तरंगे खतरनाक तो होंगी, अच्छा विध्वंस ला देती है जीवन में। लव की स्पेलिंग का बदल जाएगी यहाँ पे। लव लव है भाई, और बहुत सारे लोग लव नहीं करते, लबल लबल करते हैं। यू नो लबल लबल, कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं, उनको लबल लबल कहते हैं। ठीक है, एल वेव्स, ये 3 वेव्स होते हैं। तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं ना, देख लिया जाए। भारत माता की बोल दिया करो, नहीं देशद्रोही साबित हो जाओगे। पी वेव्स, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग। तो सबसे पहली बात, कितने लोग पहली बात तरंग जानते हैं? तरंग जानते हो क्या होता है? वेव्स क्या होता है? हाँ, वेव्स भी नहीं जानोगे तो फिर इसको कैसे जानोगे? क्या होता है वेव्स? अरे बोलो भाई, वेव्स क्या होते हैं? अच्छा, अब मान लो मीडियम ना हो तो? समझ गए, बस 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 हम समझ गए, हम समझ जाते हैं तुम लोगों की बातें। इसीलिए पहले हमको वेव्स बताना पड़ेगा ना, और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। इसीलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी आप साइंस वाला पढ़िए। वेव्स यानी तरंग, थोड़ा सा बता देते हैं 5 मिनट में, कोई आपत्ति तो नहीं है? सर वो तो फायदा है। वेव्स, तरंग, हालांकि ये फिजिक्स का है, साइंस एंड टेक में, लेकिन बताना जरूरी है, नहीं समझ नहीं पाएंगे। वेव्स क्या है? सीधे सीधे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? मान लो सी, बी होना चाहिए ना, मान लो सी है, बी खो गया है, बी लबल लबल करने गया है। ठीक है, मान लेते हैं सी है, चलो बी कर देते, नहीं तुम लोग के अंतरात्मा को चैन नहीं मिलेगा। हाँ, वो आदमी को जो सुनने की आदत होती है वही, बोतल उठा लो बेटा, पैर से कुचला जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है वो देशवासी है, कुचले ही जा रहे बेचारे। तो यहाँ ये ए है और बी है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनी है ना। यहां से एनर्जी यहां तक पहुंचानी है, कैसे जाएगी एनर्जी? हाँ हाँ, समझ में आया? तो एनर्जी यहां से यहां तक कैसे जाएगी? किसी ना किसी तरीके से तो जाएगी, जो वही है वेव्स। अब देखो क्या हो सकता है, ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, और एक तरीका है ये ऐसे जा सकती है। हाँ, ऐसे जाएगी, लीनियर नहीं जाएगी, रैखिक रूप से नहीं जाती कभी भी एनर्जी। तो कह सकते हैं वही है वेव्स। तो वेव्स क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रसार तरंगों के रूप में ही होता है। आया समझ में? प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक, समझ में आ गया? हाँ कि ना? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब समस्या क्या हो गया, मान लेते हैं ये एक और है, ये दोनों में क्या था? मीडियम था,
क्या? मीडियम वॉज देयर, मीडियम अवेलेबल था। इसका क्या मतलब हुआ? माध्यम उपस्थित था। मैं आपको एकदम वो वाला किताबी भाषा में नहीं बता रहा हूं, एकदम आसान भाषा में। अब मैंने ऐसा चीज बता दिया, आप स्वयं डेफिनेशन निकाल सकते हो ना। यही तरीका होता है। वो किताब में होता है, उसको डेफिनेशन को घूम घूम के रट रट के चीजें याद करेंगे तो नहीं होगा, उसको उतारना पड़ेगा। अब आखिर समझ में आ गया ना क्या है एनर्जी, क्या है वेव्स, क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी भाई, ऊर्जा का प्रसार। कहां? एक स्थान से दूसरे स्थान। अब उसमें माध्यम हो भी सकता है, और माध्यम मान लेते हैं एक और है, यहां से एनर्जी चली ऐसे ऐसे, हाँ, लेकिन यहां पे मीडियम अनअवेलेबल था। क्या था? मीडियम अनअवेलेबल था। ये भी तो हो सकता है, बोल दो ना जरा। जैसे मान लो आप लोहे की छड़ गर्म करते हैं, एक आयरन रॉड लेते हैं, गर्म करते हैं, तो पूरा पूरा माध्यम है ना, मीडियम ठोस है, तो मीडियम कुछ भी हो सकती है। सॉलिड बोलो, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी हो सकती है, प्लाज्मा हो सकती है ना। तो अगर मीडियम अवेलेबल है तो मीडियम से होकर जाएगी, और जब मीडियम से होकर जाएगी तो रेजिस्ट करेगी, कुछ एनर्जी लॉस होगी, रेजिस्टेंस। हाँ, अच्छा चालक कौन होगा? जो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा एनर्जी, हाँ कि ना? हाँ हाँ, क्लियर है? इस तरह से जाएगा। और यहां मीडियम अनअवेलेबल है, मीडियम है ही नहीं, यानी स्पेस। हाँ, तो जानते हो अगर मीडियम अवेलेबल है तो उन्हीं को बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलेंगे? आया समझ में? मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है यांत्रिक तरंग। बचपन में पढ़े होगे कभी हल्का हल्का, यांत्रिक तरंग। और जहां मीडियम अवेलेबल नहीं है उन्हें बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, गैर यांत्रिक तरंग। गैर यांत्रिक तरंग। और इन्हीं को प्यार से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। सुन रहे हैं? बोलो। एक और चीज, अगर इस माध्यम से आ रही, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आ रही स्प्रिंग की तरह, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलेंगे इनको? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। बचपन में ये है अनुदैर्ध्य, और ये वाला क्या है? ये वाला, ये ट्रांसवर्स। क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि अनुप्रास्थ। तो यानी कि यांत्रिक तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। साउंड इस तरह से जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके पास पहुंच रहा है इस तरह से। आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, उसका स्पेक्ट्रम विजिबल नहीं है। साउंड वेव्स का स्पेक्ट्रम विजिबल नहीं होता है। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, साउंड में बहुत पावर होती है, एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी पे बोलते हैं। नहीं तो एक काम करिएगा, मोबाइल में यूट्यूब पे डालिएगा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वाला कोई चीज, और खूब तेज बोलेगा वो, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा। पिच जितना पतला करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? अभी बताएंगे। अभी यहाँ मोमबत्ती रखे रहो, उसी के सामने बजाओ, देखो उसी से बुझ जाएगा वो। हमको ये कैसे? क्योंकि मोमबत्ती वो साउंड वाइब्रेशन जनरेट करेगा तो क्या करेगा? एयर को क्या करेगा? पुश करेगा, और जो एयर यहां से चलेगी मोमबत्ती बुझ जाएगी। है कि नहीं? जैसे कहा हम बिना फूके इस मोमबत्ती को बुझा सकते, जादू दिखाए होगा? कोई जादू नहीं होती है, सब ऐसे ही खेल होता है। आया समझ में? अच्छा, मीडियम मैंने यहां पर इस तरह का बनाया, यानी कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं। आया समझ में? लाइट कैसे आ रही है? सूर्य की तरफ से, बीच में कहा कोई माध्यम पड़ता है? नहीं ना। यानी लाइट भी क्या है? एक प्रकार का, यानी सूर्य की तरफ से जितनी तरंगे आती हैं सब कौन सी आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में? और इसके प्रकार होते हैं, एक लॉन्ग वेव्स होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स के बाद
माइक्रोवेव्स होते हैं, शॉर्ट वेव्स होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, फिर विजिबल होते, फिर जो है विजिबल रेज होते हैं, विबग्योर वाला, फिर विबग्योर के बाद अल्ट्रावायलेट होता है, फिर एक्स रे होता है, फिर गामा रे होता है। गामा सबसे खतरनाक होती है, वो आप लोग साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें केवल बेसिक बताना था ताकि हम अपनी काम की चीज बता सके आपको। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, पीछे आए हम। अब पी वेव्स अगर हम बात करें तो क्या है, ये एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो अब इसमें जल्दी जल्दी लिखिए, हाँ लिखते रहिए ना, मैं बोल रहा हूँ। तो लिख लीजिए काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एक प्रकार की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो किस रूप में चलेंगे, इस रूप में चलेंगे, हाँ, यानी लाइक साउंड वेव्स, ठीक है। ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। अगला पॉइंट, दे ट्रेवल लाइक साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स की तरह हुए कि नहीं हुए, बोल दो ना जरा। हाँ, एक चीज और, एक लास्ट चीज बता दे, तरंग का आकार जितना छोटा होगा, यानी कि तरंग की लंबाई, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी वहां पहुंचेगा। आप कहोगे कैसे, बताते हैं। मान लीजिए है, अगर ये ऐसे है तो इसको ज्यादा लंबाई कवर करनी पड़ रही है ना, हाँ, वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा देर, मतलब बहुत घूमना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा घूमना पड़ेगा उतनी शक्ति क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, उतनी देर में पहुंचेगी, और उतनी देर में पहुंचेगी तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी। यानी वेवलेंथ जितनी लंबी हो उतनी ताकत क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन वेवलेंथ अगर छोटी होती है तो क्या होगा, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, खटाखट खटाखट खट से पहुंच जाएगी, खट से पहुंचेगी, ताकत ज्यादा होगी। इसीलिए दुनिया सबसे खतरनाक तरंग कौन होती है, गामा, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, खट से पहुंचता है। आया समझ में? सिंपल है ना, हाँ कि ना? इसीलिए तो बना दिया जाता है क्या। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी तरंग ना, क्योंकि ये देखो ये फ्रीक्वेंसी, और वो ऐसे ही से जाएगा तो उसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, जितनी छोटी तरंग होगी। इसीलिए वो बन जाता है क्या, इसीलिए बन जाता है, यही बनता है ना, बचपन में पढ़े होगे, हाँ, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तरंग दैर्घ्य एन मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे लेमडा गिर जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम करोगे लेमडा बढ़ जाएगा। रटने क्या जरूरत है, निकल जाता है। हम लोग फिजिक्स जानते तो हो नहीं, क्या होता है। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी बात, सबसे छोटी तरंग होगी। तीनों तरंगों में पीएसएल में सबसे छोटी तरंग होती है, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट वेव्स। थोड़ा पीछे चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, पी वेव्स और एस वेव्स है ना, इन दोनों को बॉडी वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडी वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स को मतलब क्या होता है, इसे बॉडी वेव्स ही, बॉडी तरंग ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है क्या है, और इनको क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। ऐसा क्यों, बताते हैं। धरातली तरंगे इनको बोलते हैं, सरफेस वेव्स। ऐसा क्यों समझते हैं, ये कहां उत्पन्न होते हैं, ये धरती के भीतर इंटीरियर नीचे होते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर है, इसलिए बॉडी वेव्स। और ये कहां होते हैं, इन्हीं के टकराने से, जब ये आपस में टकराती है तो ये उत्पन्न होती है सरफेस पर, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सरफेस वेव। समझ में आया? तो ये कहां रिलीज होंगे, नहीं कहां रिलीज नहीं, रिलीज तो सब सरफेस पे होंगे कभी ना कभी, तो लेकिन ये क्या होते हैं, आप समझ में आ गया? हाँ, तो पहला तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स था, ये साउंड वेव्स हैं, ये स्मॉलेस्ट है होता है, इनका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, तो शॉर्टेस्ट वेव्स हैं तीनों में। हाँ, तीसरी बात क्या है, ये सबसे अंत में सबसे पहले यही रिसीव होंगे, कहां पर, क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो जल्दी पहुंचेंगे ना, हाँ कि ना। फास्टेस्ट टू रीच ऑन सरफेस, सतह पर सबसे पहले इनका अनुभव होता है, सतह पर सबसे पहले इनका अनुभव होता है। फास्टेस्ट रिसीव्ड या एक्सपीरियंस ऑन द सरफेस,
अच्छा, इसके बाद फिर कौन होंगे? जो इससे छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी सेकेंडरी। आया समझ में? रटने की एक भी चीज नहीं है, पर दिमाग लगाओगे पहुंचते चले जाओगे। हाँ कि ना? फास्टेस्ट रिसीव्ड ऑन द सर्विस, या फास्टेस्ट एक्सपीरियंस ऑन द सर्विस, या फास्टेस्ट रीच ऑन द सर्विस। समझ में आ रहा है? सतह पर सबसे पहले इनका अनुभव होता है। तो ये किस रूप में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो अगर मान लीजिए जैसे ये आगे बढ़ रही है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे है, यहां से पी वेव्स ऐसे जा रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स उसी दिशा में जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल दूंगा तब समझोगे ना। चलो हम लोग मान लो सिनेमा देखने का मन करता है किसी दिन, कोई मूवी रिलीज हुई अभी, हाँ फुकरे 3 रिलीज हुई, मान लेते हैं हम लोग, सब लोग चलते हैं, मान लेते हैं, माना जाएगा, ये ओरिजिनल नहीं माना जाएगा, इसको सपोज करिए, लेट सपोज हम लोग संडे को चलते हैं का मूवी देखने, और हम लोग पूरे एग्जाम शाला की टीम चलती है, 150-150 बच्चे हो जाएंगे, 300 बच्चे, मान लो 300 बच्चे हैं, और उसमें से कुछ लोग अकेले अकेले जाने का प्लान किए होंगे किसी के साथ, तो वहां चले जाएंगे अपना। मान लो 200 लोग आते हैं और 200 लोग लाइन लगा कर, और हम लोग बोलते हैं टिकट आप ही लोग खरीदोगे, सब लोग अपना अपना टिकट खरीदो, पैसा दे दिया जाएगा आपको। तो आप लोग लाइन में लगे हुए हो, और मान लो जो व्यक्ति यहाँ फ्रंट पे है और एक पीछे है, और ये आदमी का रिश्तेदार निकला टिकट वाला, उससे बतियाए पड़ा हुआ, मौसी अच्छी है, पिछली बार जब मिले थे तो अच्छा था, बतियाए पड़ा, तो ये गुस्सा आ रहा होगा इसका 5 मिनट तक, तो क्या करेगा, मारेगा झम, धक्का मारेगा। तो धक्का जब मारेगा तो क्या होगा, यहां से धक्का सब लीनियर वेव्स में जाएगा, यानी जो बीच में पार्टिकल्स है वो कौन सी दिशा में जाएंगे, जिस दिशा में वेव्स जा रही है, तो वही है पी वेव्स। वो क्या है, पी वेव्स। पी वेव्स यानी कि पी वेव्स जिस दिशा में जाते हैं, जो माध्यम का, जो मीडियम का पार्टिकल्स है उसी डायरेक्शन में जाता है, लिखेंगे उसी, हाँ उसी डायरेक्शन। देखिए माध्यम में कणों की गति की दिशा, माध्यम में कणों की गति की दिशा पी तरंगों की दिशा के समान होती है। The movement of particles of medium along the डायरेक्शन ऑफ पी वेव्स। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने ये चित्र बना दिया, ठीक है? हाँ अच्छा, मान लेते हैं, रुक जाओ, अब ये लाइन लगी पड़ी हुई है, काफी देर से लाइन मतलब बहुत स्लो चल रही लाइन, तो कुछ लोग क्या होंगे, उनके दिमाग में सेकंड थॉट आ जाएगा, छोड़ो जाने दो यार, तो 20 से ही निकल जाएंगे, यानी कुछ पार्टिकल क्या होंगे, 20 से ही निकल जाएंगे, और जो 20 से ही परपेंडिकुलर निकल रहे हैं ना, लंबवत निकला है ना, लाइन ये लगी थी, इधर से निकल 90 अंश का कोण बनाकर जो निकल जाएंगे वही है सेकेंडरी वेव्स। आया समझ में? तो सेकंड थॉट आया है ना। प्राइमरी थॉट क्या था, मूवी देखने, अगर प्राइमरी थॉट की तरफ जाएंगे तो आपको पार्टिकल्स की दिशा में जाना पड़ेगा, अगर सेकेंडरी थॉट आएगा पार्टिकल्स के, मतलब आपको वेव्स का, अब यानी सेकेंडरी वेव्स में जब हम जाएंगे तो वहां क्या लिख लेंगे, सेकेंडरी वेव्स में क्या लिख लेंगे कि यहाँ पे जो कणों की दिशा होती है वो तरंगों के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। आया समझ में? हाँ, ये पिक्चर वाला सीन याद रखिएगा, इससे याद रहेगा। क्लियर बा? हाँ, तो दिशा के समान होती है। अगला, ये तीनों माध्यम, ठोस द्रव गैस, तीनों माध्यम में संचारित होती हैं। दे कैन ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम। जल्दी जल्दी लिखेंगे। They can travel, ठीक है, इनटू सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम। ठीक है, अगला, माध्यम की सघनता बढ़ने पर इनकी गति बढ़ जाती है, माध्यम की सघनता बढ़ने पर इनकी गति बढ़ जाती है। Their velocity increase with increasing density। माध्यम की सघनता बढ़ने पर
इनकी गति बढ़ जाती है। देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ मीडियम। यानी कि समझ रहे हो, जितना ही डेंस मीडियम है, यानी पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, कारण समझने की कोशिश, जितने ज्यादा पार्टिकल उनसे उतनी जल्दी क्या होगा, टकरा के फट से उधर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जितना दूर होगा मीडियम, उतने क्या होगा, इनको ज्यादा एनर्जी ले जाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, टकराने के बाद इनको फिर से एनर्जी मिलती है, तो पुश मिल जाता है। जितना कम होंगे उतना ही लेट पहुंचेंगे, और जितनी ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ही जल्दी पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? एक भी चीज ऐसा नहीं है जो रटना है, बस दिमाग लगाना है ना दिमाग? हाँ, मान लेते हैं भाई। तो माध्यम की सघनता बढ़ने पर क्या हो रही है, इनकी गति बढ़ जाती। तो ये पी वेव्स हो गई हमारे। अब आ जाओ जल्दी से एस वेव लिख लो फटाफट। सेकेंडरी वेव्स, तो सबसे पहले वो लॉन्गिट्यूडनल क्या थे, लॉन्गिट्यूडनल, तो ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। यह ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कैसे होते हैं, लाइट की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं, लाइट की तरह। तो होंगे तो ये कैसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। अच्छा एक चीज और, हाँ एक चीज मैं भूल गया, लेकिन अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इनकी क्या वेवलेंथ सबसे छोटी है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएंगे, तो यानी लाइट किस तरह से हो गई, लाइट वेव्स की तरह हो गए, ठीक है। यानी प्रकाश तरंगों की तरह ये गति करती है। अगला पॉइंट, मतलब वही तुलना कर देना है, प्रकाश तरंगों की तरह गति करती है, दे ट्रेवल लाइक लाइट वेव्स। तीसरी बात ये क्या होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम है, तो फिर इनकी गति, इनका जो है वेवलेंथ भी क्या होगा, मीडियम। तो ये मीडियम वेवलेंथ होता है इनका, मीडियम वेवलेंथ एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनकी आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य मध्यम होती है, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य मध्यम होती है। लिखाता मैं बहुत कम हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखाना ही पड़ेगा ना। फिर भी वो पॉइंट में लिख रहे हो तो एकदम सही है ना, वो जो निबंध टाइप पे लिखते हो वो उससे तो अच्छा है ना, उसमें लगता है बहुत ज्यादा मटेरियल है ना। हाँ, ये वाला सही रहता है, ठीक है। इनकी आवृत्ति व तरंग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ओहो समझ गए। जैसे ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देखे, फिजिक्स में नहीं देखा कभी, हिंदी मीडियम में ही लिखा है। अच्छा गुजराती मीडियम है, तो दैर्घ्य तब भी रहा होगा। वेवलेंथ को क्या बोलते होंगे गुजराती में, चलो देवनागरी ही तो है, नहीं चलो कोई बात नहीं, मने समझ में आ गया। तो ट्रांसवर्स हो गया, ये देखो फिर तुलना कर दो यहां से, सीधे बात है, शॉर्ट है। तो फास्टेस्ट रिसीव्ड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सेकंड फास्टेस्ट होंगे, ठीक है। सेकंड फास्टेस्ट रिसीव्ड ऑन द सरफेस ना, दूसरी सबसे तेज सतह पर प्राप्त होने वाली तरंग, दूसरी सबसे तेज सतह पर अनुभव की जाने वाली तरंग, अनुभव की जाने वाली ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एक्सपीरियंस्ड। किसके बाद ये प्राप्त होंगी हमें, पी वेव्स के बाद। आ रहा है समझ में? हाँ, अगला चीज, अगर ये ये मतलब ये उसी दिशा में जा रहे थे तो ये कैसे जाएंगे, मैंने बताया था, ये जो ये वाले हैं ये एस वेव्स हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो लिखिए इनकी गति माध्यम के कणों के लंबवत होती है, इनकी गति माध्यम के कणों के लंबवत होती है। They move perpendicular to the particles of medium, perpendicular to particles of medium, ठीक है। आगे, ये केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में, ये इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीलिम्स में यही पूछा जाएगा। ये केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं,
they can travel only into solid medium. आया समझ में? ठीक है, हाँ। Yes. अब एल वेव्स लिख लो फटाक से। अच्छा, इनको एल वेव्स की अगर हम बात करें, इनको रिले वेव्स भी कहा जाता है। एल वेव्स को क्या क्या कहते हैं? देखो, इनको सबसे पहले क्या कहते हैं? लव वेव्स। और इनको क्या कहते हैं? रिले वेव्स। रिले, हिंदी में रिले ही बोलेंगे। और इनको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स। ठीक है, धरातली तरंगे। इनको 3 नाम है, एल वेव्स, रिले वेव्स और सरफेस वेव्स। LEIGH है बच्चा, LEIGH। ठीक है, रिले वेव्स, लव वेव्स, सरफेस वेव्स। ठीक है। अच्छा, ये कैसे उत्पन्न होती है? सरफेस में उत्पन्न होती है ना। और कैसे? P और S जब आके टकराती है तो ये इससे उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इनकी उत्पत्ति धरातल पर ही होती है। दे आर ओरिजिनेटेड ऑन द सरफेस ओनली, ऑन द सरफेस ओनली। दे ओरिजिनेट लिखना है, ओरिजिनेटेड नहीं, दे ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ओनली। ठीक है, इसीलिए अगर सरफेस पर है, लेट भले पहुंचती है लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर होंगी ना, क्योंकि पी पीछे से आ रहा है तो एनर्जी लूज कर चुकी होगी, और ये यहीं उत्पन्न हो रहे थे यहीं पर, इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगी? सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे। हाँ, विध्वंसक है, सबसे खतरनाक या विध्वंसक है। दे आर दी हाईली डिजास्ट्रस वेव्स। हाईली डिजास्ट्रस वेव, डिजास्ट्रस है, हाईली डिजास्ट्रस है। ठीक, दूसरी बात, इनका क्या होता है? लोएस्ट वेवलेंथ है, इसीलिए इनका क्या होगा? आवृत्ति, क्या फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? नहीं, लोएस्ट कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेव्स है, ये लॉन्ग वेव्स है, इसलिए क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो होगी। तो लिख लीजिए लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेवलेंथ। इनका तरंग दैर्घ्य उच्च तथा आवृत्ति निम्न होती है। ठीक है भाई, ज्यादा देर तो इनका ट्रैवल करना पड़ेगा ना, ये ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, और वो वाली कुछ समझ रहे हैं ना? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है ये ऐसे जाती हैं ना, समझ में आ रहा है? इस तरह से एक रॉसबी तरीके से चलती हैं, सांप की तरह से। ठीक है, लेकिन उसको अब दिखाएं कैसे हम? हाँ, इसलिए एक चीज होती है एम्पलीट्यूड, आयाम, डायमेंशन, कितनी डायमेंशन तक जाती है, आप तरंग में पढ़ते हैं। फिजिक्स, मैंने आपको बताया था, फिजिक्स के बिना ज्योग्राफी नहीं समझ पाओगे। अभी इसमें तो चलो एटमॉस्फेयर वो वाले टॉपिक में जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहां तो रोज फिजिक्स चलेगी। आपको आपत्ति है? करके देखो। ठीक है, ये हो गया सबसे बिंदु। तो अगर हम बताइए, अगर ये लोएस्ट है, सबसे जल्दी पहुंचेंगे सबसे लास्ट में? लास्ट में पहुंचेंगे। तो लिखिए, ये सतह पर सबसे अंत में पहुंचते हैं। दे रीच ऑन द सरफेस एट लास्ट, सबसे अंत में पहुंचती है। अब एक लास्ट चीज है, देखो अब यहां मैंने पूरा सिस्मिक वेव पढ़ा दिया है, कायदे से देखा जाए अर्थक्वेक वाला टॉपिक यहां शुरू हो चुका है ना, बोलो। हाँ, तो अब जो एक चीज जो बचती है यहाँ पे वो है शैडो जोन, वो देख लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। शैडो जोन ऑफ पी एंड एस वेव्स। ठीक है, प्राथमिक व द्वितीयक तरंगों की छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। गया कहाँ यार? अभी तो निकला था।
ऐप्स के बाहर डेस्कटॉप पे रखेगा। तो डेस्कटॉप पे ही तो निकाल रहे हैं यार। अरे था वो डेस्कटॉप पे भाई। ये डेस्कटॉप पे है। सर वो है। चलो यही उतार लेते हैं, क्या बताए। दिख रहा है सबको? हाँ, महसूस करिएगा। देखिए ये आपका क्या है, पी वेव शैडो जोन और ये एस वेव शैडो जोन। पहले पी वेव देखते हैं। पहले शैडो जोन का मतलब क्या होता है। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, हमारा एपिसेंटर है। क्या है ये? एपिसेंटर है। ये एपिसेंटर है। एपिसेंटर का नाम सुने हो? एपिसेंटर का मतलब होता है वो स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले रिसीव होता है, भूकंप की घटना पता चलती है, वो एपिसेंटर सरफेस पर होता है। जब यहां से पी वेव्स छोड़े जा रहे हैं, देख रहे हो पी वेव छोड़ रहे हैं जब, एक यहाँ देखो, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहां से निकल रही है, ऐसे निकल जा रही है, बोलो। लेकिन जैसे कोर में पहुंच रही है, ध्यान दीजिए, यहां कर्वी के हो जा रही है, यानी तेज होती जा रही है, जैसे जैसे अंदर की ओर जा रही है, सुन रहे हो? यानी क्रस्ट में पहुंचे तो धीमे है, लेकिन जैसे मेंटल की ओर पहुंच रहे तेज होती जा रही ना, बोलो। तेज हो रही है, इसका मतलब क्या? हमने बताया था माध्यम की सघनता अगर बढ़ेगी तो तेज हो जाएगी ना। अगर मीडियम की डेंसिटी बढ़ रही, तेज हो जा रही, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो अगर हम ऐसे बात करें, चाचा आ जाओ। ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा मेंटल है, मान लेते हैं अभी। तो यहां पर तरंगे जब तक आ रही हैं एक समान गति से जा रहे थे, लेकिन जैसे मेंटल में पहुंच रहे हैं तेज हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंटल हार्ड है, बोलो, और क्रस्ट क्या है? सॉफ्ट है। तो इससे पता चला ना, जहां तक ये तरंगे धीमी होंगी वहां तक क्या होगी, हमारा क्रस्ट का विस्तार होगा और वहां पर आपको सॉफ्ट रॉक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉफ्ट रॉक्स। क्लियर है? जैसे क्या हो, तेज होती चली, जहां तक तेज होती जा रही वहां तक क्या हो रहा है? मेंटल। समझ में आ रहा है? देखो एस तरंगे भी वैसे बिहेव कर रही हैं, क्योंकि एस तरंगे ठोस में चल सकती है ना, ये भी ठोस में चल सकती है, तो इनकी गति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि माध्यम में सघनता जैसे बढ़ेगी वैसे गति बढ़ती जाएगी। तो इससे एक चीज पता चल गया ना कि क्या, कि मेंटल ज्यादा सख्त है। मेंटल क्या है? ज्यादा सख्त है, ज्यादा हार्ड है, हाँ कि ना? ये इन्फेरेंस निकला पहला। लेकिन यहां देखिए कोर में, ये कोर दिख रहा है, यहां कोर में क्या हो रहा है? देखो इनकी गति क्या होती जा रही है? धीमी होती जा रही है। देखो यहां पहुंचने के बाद इनकी गति क्या हो रही है? ये स्लो हो जा रही है। यहां पर क्या हो जा रही है? स्लो हो जा रही है। और यहां पर ये गायब हो जा रही है। और अभी हमने क्या सीखा है कि अगर माध्यम की सघनता कम हो जाए, डेंसिटी कम हो जाए, तो गति क्या हो जाएगी? कम। तो भैया इनकी गति कम हो जा रही है, इनकी गायब हो जा रही है, इसका मतलब अंदर ठोस नहीं है। फिर एक चीज ये समझ में आया, अगर एस गायब हो जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका इन्फेरेंस ये निकला बच्चा कि यहां पर क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी लिक्विड होना चाहिए, हाँ कि ना? इसलिए कोर में हमारा क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, हाँ कि ना? दूसरी बात, ये स्लो हो जा रही है, जाहिर सी बात है लिक्विड है तो स्लो हो ही जाए, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है, हाँ कि ना? लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर देखो तेज होकर निकल गई और ये गायब हो गई। तो यानी कि इन तरंगों के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा ना कि क्रस्ट का विस्तार कहां तक है, मेंटल का विस्तार कहां तक है, और कहां से कोर शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा बढ़िया जानकारी किसने दी? इन सभी, देखो अब हम वापस आते हैं अपने अपने अभी ये मिट जाएगा ना अगर हम,
कौन सा, ये वाला? हाँ, तो यानी कि अगर हम देखें जो अभी तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज देखे, इन सब को मिलाने के बाद हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? आ रहा है समझ में? यानी कि अब लिखा जा सकता है मैंने जो दूसरा आंसर दिया था। हाँ बोलो, इसमें कैसे रोल प्ले करती? क्रस्ट तक इनकी गति क्या हो रही है? बढ़ती जाएगी। हाँ, अब आपका चैलेंज है ये कैसे लिखोगे। चाहे तो हम लिखवा सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो बोला आप अपनी बुद्धि लगाइए, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करिए कि द मोमेंट इट स्पीड डिक्रीजेस, what we are going to find here, that the density might be lesser. If the density might be lesser, then the medium can also be in a different way, यानी कि लिक्विड हो सकता है। और है, आ रहा है समझ में? अब इसको शैडो जोन का मतलब क्या है आइए देखते हैं। मिट गया, आप लोग लिखे नहीं थे ना? वो तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ही ना। एक चीज समझ में आए, क्रस्ट क्या है? ये सॉफ्ट नजर आ रहा है, हाँ, और ये मेंटल आपका क्या नजर आ रहा है? हार्ड नजर आ रहा है। कोर आपका क्या नजर आ रहा है? और डेंसिटी से ये पता चला है कि भैया सॉलिड होना चाहिए एकदम कोर में, यानी कि कोर 2 है, इनर और आउटर। आउटर वाला क्या होगा? लिक्विड, और इनर वाला सॉलिड। आया समझ में? हाँ, और एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमने टेम्परेचर निकाला कि 800 मतलब 200 किलोमीटर के बाद जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जा रहा है। इतने में क्या होगा? बहुत सारे जो मेटल्स होंगे या बहुत सारे चट्टान क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे। यानी यहाँ पर भी लिक्विड होना चाहिए, तो यहाँ पर भी लिक्विड होगा, उसे एस्थेनोस्फीयर बोलेंगे। वो मेंटल में होगा, अपर मेंटल में। फिर क्या होगा? अंदर जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर से वो किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैसे निकला? क्रस्ट हो जाएगा सॉफ्ट रॉक, हाँ कि ना? बोलो। ये क्या हो जाएगा? हार्ड रॉक। यहां पर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा? हार्ड रॉक। बोलो। और बीच में क्या हो जाएगा? ये लिक्विड स्टेट। बोलो। फिर क्या हो जाएगा? हार्ड। फिर क्या हो जाएगा? लिक्विड। और फिर क्या हो जाएगा? हार्ड। आ रहा समझ में? तो ये इनका जो है पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ कि ना? बढ़िया से समझ में आया? कोई डाउट? नो। अब शैडो जोन एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पी वेव्स का शैडो जोन। देखो ये जो क्षेत्र है दिख रहा है सबको? ये वाला, यहां से लेकर यहां तक देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर कोई वेव का हलचल नहीं हो रहा है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक देखा, यहां कोई वेव नहीं आ रही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शैडो जोन। किसका? शैडो जोन ऑफ पी। समझ में आया? तो एग्जाम में पूछ लेता है कितने एंगल पर बनता है। अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो यहां से ऐसे करके वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा? 360। लेकिन इसको हम 180 मान लेते हैं, तो 0 से 180 इधर, 0 से 180 इधर। तो जब 0 यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका 90। क्या हो जाता है? 90। तो ये क्या हो गया? 103 डिग्री हो गया, और ये हो गया 142। यानी 103 से लेकर 142 डिग्री तक के बीच शैडो जोन बनता है। एग्जाम में यही पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा गया है एक बार कि शैडो जोन, पी का शैडो जोन पृथ्वी पे कितने एंगल पे बनेगा? कितने एंगल पे बनेगा? 103 डिग्री से लेकर 142 इधर भी और इधर भी। देख रहे हो? समझ में आ रहा है? तो शैडो जोन कहां से कहां तक बनता है? 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच पी वेव्स का। और शैडो जोन अगर हम बात करें एस का कहां बन रहा है? सिंपल है, 103 डिग्री से लेकर 103, यहां के बीच देखो कोई हलचल नहीं हुई है, हाँ कि ना? तो ये 103 से 103 के बीच में बनेगा। आया समझ में? हाँ, देखो कुछ किताबों में 105 से 145 दिए हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी वो 103 142 मानता है। ठीक है, और मान लो एग्जाम में 103 की जगह 105 45 आ गया तो भी करेक्ट है, वो नियर अबाउट है ना, ये डिग्री थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना कैलकुलेशन में। बस यही आपको पी वेव और एस वेव में यही समझना था। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितने मीडियम सीखा उनको कोलैबोरेट कर देंगे तो हमें क्रस्ट, मेंटल और कोर की बढ़िया जानकारी मिल जाएगी कि नहीं?
तो अब जो मिली है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्रस्ट, हेडिंग डालिए क्रस्ट। क्रस्ट बोले तो हाँ, भूपर्पटी। क्या बोलेंगे? हाँ बच्चा, इसको मिटा दें। हाँ, ये वाला बना लिए ना, आसान था ना। अच्छा, हम चाहते तो सीधे आपको बता देते ये चीज है, लेकिन हमने आपको निकलवाया ताकि आप स्वयं निकाल सको। अगर कोई चीज हम ये बोलेंगे कि ये ऐसे है, तो कोई ना कोई हमारे पास वो होना चाहिए ना, रेफरेंस होना चाहिए ना। कैसे बताया भाई आपने? जैसे हम बोल रहे हैं कि क्रस्ट हमारा सॉफ्ट है, तो कैसे पता चला? क्योंकि पी और एस तरंगे यहाँ पे क्या है, धीमे चलती है। हाँ कि ना? हमने बोला ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो सख्त है, कैसे पता चला? क्योंकि पी और एस तरंगे यहाँ फास्ट। फिर हमने बताया कि ऊपरी मेंटल के जस्ट नीचे 700 किलोमीटर के आसपास लिक्विड पाया जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? ज्यादातर रॉक्स क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। हाँ, हाँ कि ना? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जो भी चीज हम बताएंगे उसके पीछे हमारे पास बेस है कि नहीं है? है कि नहीं है? वेरी गुड। हो पाएगा आज? एक तो हो ही जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट लिखें, बाकी समझा कर लेंगे। लिख लो आज, फिर हम समझा देंगे कल। शैडो जोन बना लिए थे चित्र? नहीं बनाए थे? घर में जाकर गूगल करके वहां से बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना? एनसीईआरटी में बना होगा, एनसीईआरटी बना तो वहां से बना लीजिएगा, नहीं बना होगा तो इंटरनेट का सहारा ले लीजिएगा। पहला क्रस्ट, तो सबसे पहले बात डेप्थ, इनकी डेप्थ कल समझा देंगे पूरी तरह से। लिख लो, समय यूटिलाइज कर लें। सबसे पहले इनकी गहराई, इनकी गहराई कितनी होगी? तो इनकी गहराई कितनी होती है? सुन लो, 8 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच। इसका मतलब कहीं कहीं ये 8 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर। कहां है हम कल बताएंगे। एवरेज निकल कर आएगा, औसत गहराई 30 किलोमीटर। एवरेज डेप्थ कितना निकल कर आएगी? 30 किलोमीटर। हमने सोचा था आज हो जाएगा, लेकिन आप लोग को वेव्स तक नहीं पता है। अगर पता होता वेव तो हमको 15 मिनट में पढ़ाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ा करो, तब कोचिंग ज्वाइन किया करो। सब कुछ हम ही कर लेंगे, फिर कोचिंग वाले क्या करेंगे? जाके देख ले किसी भी अच्छे टीचर को, सुनिए वो क्या बोलता है। पहले आप बेसिक एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, तब कोचिंग जाइए। ये तो कहो हम लोग अच्छे लोग हैं इसलिए बता दिए, नहीं तो दिल्ली में तुमको क्या लगता है कोई टीचर भी तुमको वेव्स पढ़ाता? वो कहता फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। अच्छा, तभी दिल्ली नहीं है। हाँ, औसत गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है तो लिखेंगे यह नर्म चट्टानों से मिलकर बनी है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट रॉक्स, रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक्स, ये लिखेंगे रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक्स। यह नर्म चट्टानों से मिलकर बनी है। तो नर्म चट्टान कौन से हो सकते हैं? तो जो है अगर हम बात करें तो उसमें बहुतायत में आपको क्या मिलेगा? सिलिका। क्या मिलेगा? सिलिका मतलब SiO3। SI सिलिकॉन होता है, ठीक है। और सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? उपधातु है, सेमी मेटल है, क्या मेटलॉइड बोलते हैं। और दूसरा जो मिलेगा एल्यूमिना मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्यूमिना। एल्यूमिनियम मतलब Al2O3। तो ये सबसे ज्यादा है। तो लिख लीजिए खनिज, इसमें लिखिए खनिज, मिनरल्स, मिनरल्स खनिज में। तो खनिज में लिखिए सर्वाधिक मात्रा में सिलिका और एल्यूमिना प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका और एल्यूमिना प्राप्त होते हैं। It has the biggest composition of silica and alumina। ठीक है, ये तो मिनरल की बात कर दी हमने, सुन रहे हो? इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये सबसे ज्यादा है। इसीलिए इनको मिला के क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सियाल। इसी कारण से इस परत को सियाल कहते हैं। इसी कारण से इस परत, अब जैसे अपने एग्जामिनर के सामने ऐसे पॉइंट वाइज एक एक लाइन लिख दिया, उसको समझने में आसानी होगी कि नहीं? मैं आपको बता दूं, अच्छे बेस्ट राइटिंग जान दो कौन सा होता है? वो वाला ऐसे फॉर्म में लिखना।
लेकिन वो दिक्कत क्या है उसमें, सेंटेंस फिर आपको लंबे लिखने पड़ते हैं और इतना कलाकारी आपके पास है नहीं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। जाके देख लीजिए जितने टॉपर्स हैं मोस्टली वो पॉइंट वाइज लिखते हैं। हाँ, मैंने पहली बार वो वाला तरीका लिखा था, बहुत कम नंबर पाया था। हम तो पहले वाले में बच्चे से पूछता कितने नंबर मिले थे मेंस, तो बोलते ही नहीं, शर्म आती है हमको, बहुत कम नंबर पाए थे। भाई मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करता हूँ, तो क्या करें, मेंस तक गए, हाँ इंटरव्यू तक गए तो क्या हुआ, ये थोड़ी ना होता है। जब तक क्रैक ना करो तब तक नहीं माना जाएगा, तब तक भाग के वही 3 पात, हम तुम बराबर है तो आ गए। हाँ हमारे हाथ में मार्कर है, बस फर्क इतना है, तुम्हारे हाथ में पेन है, लेकिन मंजिल मार्कर से नहीं पेन से मिलेगी। हाँ है कि नहीं? हाँ लेकिन हाँ हमने जो गलतियां की हैं वो हमने स्वयं करके भोगी है, इसलिए हम आपको बता सकते हैं। ये और आप में हमारे फर्क, ये एक टॉपर नहीं बता पाएगा कि क्या गलती कर सकते हो, क्योंकि उसने वो गलती की ही नहीं, और अगर गलती की है तो उसको पता नहीं चला कि वो गलती ठीक नहीं है। हमने भोगा हुआ, इसलिए हम बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। इसलिए जो है यूपीएससी के अच्छे टीचर कौन बन पाए, जो फेल हुए ज्यादातर। जब आईएएस बन जाएगा तो क्यों टीचर बनेगा वो, ठीक है। मोस्टली, अब एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो इसकी क्या क्या बोला मैंने, इस कारण से इनको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सीआर। एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का संगठन, तत्वों का संगठन, संगठन लिखना है, संगठन नहीं, संगठन, ठीक है। संगठन का मतलब क्या होता है कि किनसे वो मिलकर बनी है। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा इसमें जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना, 46%। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है क्रस्ट में हमारे, बोलो, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर है? ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिकॉन। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। मैंने सिलिका नहीं बोला है, सिलिकॉन बोला है, SI। और ये कितना होता है, ऑलमोस्ट 28% होता है। ना याद आए तो इस सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर 14 होता है और इसका एटॉमिक मास 28 होता है। तो 28 मास है, उतने पाया जाता है हमारे क्रस्ट में। तो बोलो तार आ रहा, ठीक है। और इसी के साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13% होता है। कितना, एल्यूमिनियम 13% के आसपास। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 13 ही होता है। तो 13 आ रहा समझ में? ऐसे याद रखते हैं, तुमको क्या लगता है जुआड़ लगा 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 के याद किए तभी तो याद रहता है। तो बस ये 3 याद रखिएगा, बाकी और भी है, कैल्शियम भी है, सल्फर भी है और जो है आयरन भी है, लेकिन ये 3 सबसे बड़े कंपोजिट है। लगाने को आएगा क्रम से तो 4 ही आते हैं, लगाने को 3 पता चल गया, चौथा कोई दे दे वही अंत में होगा। आ रहा समझ में? सर्वाधिक मात्रा में क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। क्लियर है? दूसरी बात हमने क्या बताया कि ये क्या होते हैं, कमजोर होती हैं। हमें कैसे पता चले कमजोर होती है, लिख लीजिए, इस परत में P और S तरंगों की गति धीमी होती है। इस परत में P और S तरंगों की गति धीमी होती है। इस परत में, ये परत है ना एक तरह है, द वेलोसिटी ऑफ P and S waves, the velocity of P and S waves is slower in this layer which substantiate that this layer should compose softer rocks. This layer should compose of softer rocks. क्लियर है? हाँ, तो ये था हमारा क्रस्ट। मेंटल और कोर कल देख लेंगे, और कल जो पढ़ेंगे क्या, रॉक्स। क्या पढ़ेंगे भाई, पृथ्वी बन गई है, हमने बना के दिखाया था, मतलब कैसे कैसे बनी, अंदर क्या हुआ आज पता चला, बाहर क्या होगा वो देखेंगे। तो पहले हम चट्टान बनवा देंगे, फिर चट्टान के बाद हम आपको बनाएंगे कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट कैसे बना। तो उसके लेकर 3 थ्योरीज है। फिर कॉन्टिनेंट्स के बाद इन कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाएंगे तो पर्वत, पठार, मैदान,
फिर आ जाएंगे पर्वत पठार मैदान में क्या है, स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म्स। क्लियर है? हाँ हाँ, संडे को शायद क्लास रहेगी, हमारी तबीयत आज ठीक लग रही है, तो वो ज्वार भाटा यानी टाइड्स वाला टॉपिक और ओशन करंट वाला टॉपिक पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, 4 घंटे रहेगा। ठीक है? हाँ हाँ सब आएंगे, क्यों क्या है, उनको नहीं बुलाना चाहिए, पैसा उन्होंने भी दिया है।